Okay, we are live. तो मैं शुरू करूं? हाँ। सभी साथियों को जिंदाबाद, जोहार, लाल सलाम। तो NAPM युवा संवाद की तरफ से महीने की हर गुरुवार शाम 6 बजे देश की अनेक युवा आवाजों को लेकर एक सेशन चलते आ रहा है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि आज सितंबर महीने की ये पहला सत्र है और आज इस सत्र के आगे आज इस सत्र में हम बातचीत करेंगे विमुक्त एवं घुमंत युवा आवास। इस दिशाओं को आगे रखकर आज के विषय शिक्षा एवं रोजगार, इस विषय में बात रखेंगे। हमारे तीनों साथी और संचालक के साथ उन तीनों वक्ताओं के रूप में जो साथी हम आज बात रखेंगे उन सबको, और फेसबुक के माध्यम से और जूम से भी जो साथी आज के सत्र में जुड़े हैं सब साथी को जोहार, स्वागत है। तो हम आज के ये सत्र में जो तीनों साथी बात रखेंगे संचालक के साथ, उन लोगों का भी तहे दिल से स्वागत है। और कहते हैं कि युवा जोश भी है, नया जोश भी है, कुछ करने का, कुछ करके गुजरने का युवा होश भी है। तो जो बातें आज इस सत्र में आज चलेगा, तो इस बातों में हम देश की जो नए नए साथी आए हैं जिन्होंने अपने समाज के साथ साथ भी और देश की पीड़ितों लोगों के अधिकार और मर्यादा और अपने समाज के लोगों के और देश के पीड़ित लोगों के आत्मसम्मान, जीवन जीविका अधिकार, इन सब के ऊपर उन सब ने लड़के आ रही है, उसके आवाज उठाते आ रही है और एक युद्ध की भूमिका, एक युवा युद्ध की भूमिका निभाते आ रही है। तो उन सब के बातें हम सुनेंगे, समझने के कोशिश करेंगे। तो आज इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे दीपा पवार जी संचालक के रूप में। दीपा पवार जी जो है NTDNT विमुक्त समुदाय से है, घरियार लोहार कम्युनिटी से। वो थाने में रहकर महाराष्ट्र में काम करती है। उसका काम है विशेष रूप पर युवा युवतियों और महिलाओं के साथ अपने मानव अधिकार और संवैधानिक जो अधिकार है उसके लिए जनदार के मुद्दे पर हर प्रकार जो अन्याय होता है लोगों के ऊपर, तो उसको सवाल करने के लिए और विमुक्त समाज के हर युवा को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करती है प्रमुख रूप से। और वो एक अनुभूति नाम के एक ट्रस्ट के समूह के द्वारा वो काम करते हैं बहुत सारे बस्तियों में और थाने के इलाके में रहकर अपना युवा युवतियों के साथ रहकर अपने राजनीति की समझ को, सोच को मजबूत करने के लिए और समान नागरिकता मुद्दे पर संवैधानिक जो अधिकार के लिए उन मुद्दों पर वो काम करती है। और एक बात है, कहता है, हम ये मानती हूँ कि तलवार से ज्यादा कलम एक शक्तिशाली है। तो वो
एक प्रगतिशील लेखिका भी है, वो एक प्रगतिशील लेखिका भी है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आज सत्र को आगे बढ़ाने के लिए दीपा पवार जी को मैं आमंत्रण करना चाहूंगी। तो दीपा जी, आपको मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ। क्या हमें इसको कोई इंग्लिश में शॉर्ट में ट्रांसलेट करने वाला है या मैं आगे बढ़ूं? मैं बस संक्षिप्त में बता देती हूँ दीपा। हाँ, thanks to Monikongana, who is from Jipal Krishak Shramik Sangha, Assam. She welcomed our moderator for today, Deepa Pawar, and she also set the context of the Yuva Samvad. The Yuva Samvad is a weekly series which we've been conducting on behalf of NAPM every Thursday at 6 p.m. trying to bring forth the struggling voices of various young people from different movements across the country. In the week of September, Kongana said that we've been trying to reach out and also bring forth voices of Vimukta community Yuvas who have been fighting, Vimukta nomadic community Yuvas, who have been fighting for their rights and dignity and equality before the Constitution of India. Today's theme is education and livelihoods. She also welcomed the three speakers who are from different states of India who will be speaking to us on issues of education and livelihoods of Vimukta Yuva. Introducing Deepa, she said Deepa is a young activist from the Gadia Lohar community. She is based out of Thane, one of the founding directors of Anubhuti Trust, which works extensively with young people in and around Thane in a lot of bastis on issues of constitutional rights, human rights, rights of Vimukta Yuva, on gender and a whole range of issues. Strengthening their political understanding and constitutional understanding. So thank you so much, you Deepa, for agreeing to moderate this session, and over to you. तो थैंक यू सो मच मीरा और हमारे साथी जिन्होंने शुरुआत में एक बहुत ही बेहतरीन ओरिएंटेशन के साथ इस सत्र की शुरुआत की है। सब साथियों को जिंदाबाद, जय भीम, जोहार। आज का जो हमारा सत्र है, हम कई बार रोजगार और शिक्षा ये दो शब्द लगातार सुनते हैं और युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज का ये जो सत्र है वो अपनी एक अलग पहचान के साथ और अपने एक अलग इन डेप्थ जिसे हम कहे समझ के साथ आपके सामने पेश होगा, क्योंकि आप जैसे समझ लो कि 31 अगस्त ये विमुक्त दिन था। 7 तारीख को उमाजी नाइक जो घुमांतु समुदाय से आने वाले एक नेता की जो है वो जयंती है। 12 तारीख को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट उसको 150 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे एक हिस्टोरिकल सीरीज के अंदर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आज तक समाज के हर कंपोनेंट में हमें नजर आते हैं लेकिन आसानी से दुर्लक्षित किए जाते हैं। भारत के अंदर युवाओं का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, लेकिन युवा जो है वो बस एक नहीं होते हैं, वो अलग अलग पहचान के अंदर उतने ही मार्जिनलाइज हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो आज हम खास तौर पे बात करेंगे भटके विमुक्त घुमक्कड़ समुदाय में आने वाले युवाओं के रोजगार और शिक्षा के सवालों से और उनकी सद्य स्थिति से जुड़े हुए। हमारे साथ हमारे पहले स्पीकर है डॉक्टर कालिदास शिंदे। कालिदास शिंदे मेरे अच्छे साथी भी है, वो मेरे अच्छे मित्र भी है। मैं नजदीकी के साथ उनको जानती हूँ और उनके जीवन के संघर्षों से मैं रूबरू भी हूँ। वो राइटर है, लेखक है। हाल ही में उनकी झोली नाम का जो एक पुस्तक है वो बहुत बेहतर तरीके से प्रकाशित हुआ है, जहाँ पे उनके जीवन के कई सारे संघर्ष और उससे जुड़ा हुआ सामाजिक उतरण का जो ढांचा है उसकी स्पष्टता जो है उनकी जीवन कहानी हमें झोली इस किताब से सामने आती है। वो डॉक्टर है। इस समुदाय में से आकर डॉक्टरेट हासिल करना ये कोई आसान बात नहीं है, लिखना ये कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में युवा अवस्था में होने वाले कई सारे संघर्षों और चुनौतियों को सामने जाकर घुमंतु समुदाय के जो युवाओं के सवाल है वो उनकी आप बीती में उन्होंने खुद अनुभव किए हुए हैं। डॉक्टर कालिदास शिंदे सांगली महाराष्ट्र से है। वो लिखते हैं, वो संशोधन भी करते हैं और मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में और संकल्पना में नजदीकी के साथ काम करते हैं। कालिदास शिंदे सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपकी बातें यहाँ पे रखिए, जहाँ पे घुमंतु समुदाय के अंदर युवा के परिप्रेक्ष्य में एक बेहतरीन समझ निर्माण होने के लिए आपकी जो बातें हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे लिए काफी कारागर साबित होगा। कालिदास सर।
मैं संक्षिप्त में अंग्रेजी में कालिदास भाई बस आधा मिनट में अंग्रेजी में बोल देती हूँ. Deepa made two brief points. One is she said that this year is very significant because we are marking 150 years since the Criminal Tribes Act was passed by the British in 1871, literally criminalizing whole sets of communities. And it's also close to 70 years since the act was repealed after the Constitution came into force. So 31st August, therefore, has a very different significance. And in some ways, that is the day of liberty that a lot of people from the Vimukta and Kumanta communities mark. Therefore, it is significant. She also said many times when we speak of young people, we shouldn't batch them or club all of the young people as the same, because different young people from different marginalized backgrounds face different forms of discrimination. It is important to understand that. And one of the most marginalized sections of young people belong to the NT-DNT communities. One such comrade who would be one of our first speakers today is Dr. Kalidas Shinde. She said that it is not being a person from the Vimukta community, it is not at all easy to go up to the level of doctorate to be able to write, but Kalidas Bhai has done that. His book, Joli, which is pretty famous, brings forth very effectively the struggles of the Vimukta community people, and he's been working on a whole range of issues, human rights included. He is also an academic and researches extensively on the Vimukta community struggles. Kalidas Bhai. धन्यवाद दीपा जी एंड धन्यवाद सर. पहले तो मैं नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट को बहुत सारे मैं धन्यवाद देता हूँ. मैं खुद डॉक्टर कालिदास शिंदे, मेरा टीस से एमफिल एंड पीएचडी एनटीडीएनटी के इश्यूज पे हुआ है. आज का दिन बहुत हिस्टोरिकल मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक समझता हूँ, क्योंकि एक दो दिन के पहले अपना 31 अगस्त जो विमुक्त दिन माना जाता है, उसको लिबरेशन डे बोला जाता है, कुछ लोग उसको इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, वो मनाया गया है. और जो अपनी सेटलमेंट थी सोलापुर में काफी बड़ा ये फंक्शन इसमें इस इश्यूज पे हुआ है. सभी साथियों को मेरा जोहार. पहले तो मैं जो अपने फ्रीडम फाइटर है उनको रिमेम्बर करता हूँ. उसमें बिरसा जी मुंडा, देन उमाजी नाइक, देन शमशेर सिंह जी भोसले, देन महाराणा प्रताप, ये सारे जो अपने फ्रीडम फाइटर थे. और ऐसे जो जनजाति थी, अलग अलग जनजाति थी, ये जनजातियां अलग अलग राजा महाराजा जो किंग्स थे उनके साथ वो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करते रहते थे. तो ऐसी जो जनजाति है, पहले तो आप अगर देखेंगे तो 1832 में जो फर्स्ट थगे एंड डेकॉट का डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ 1832 को. उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पुलिस मशीनरीज थी, पुलिस डिपार्टमेंट थे, उन्होंने फिर उस टाइम थगे एंड पेंडारी ऐसी एक दो जनजातियां थी जो हमें पता है कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ऐसी एरिया में काफी सारा इनका प्रभाव था. तो ऐसे लोगों को कब्जे में लेने के लिए, उन पे कंट्रोल पाने के लिए ये थगे एंड पेंडारी एक्ट उन्होंने 1832 को लाया. तो उसके बाद 1860 को अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ, और उसके बाद 1871 का जो अपना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उसके बारे में तो काफी सारा हमें पता है. तो ऐसी अलग अलग जो जनजातियां थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव्स थे, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ मेजरली जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए लेबर की जरूरत थी. तो ऐसे लेबर किधर अवेलेबल हो सकते हैं? तो ऐसे लेबर के खोज में ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम थी. तब जाके इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
अलग अलग फॉरेस्ट एरियाज में ये रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया, तो ऐसे जो लोग हैं जो अभी विमुक्त जाति जनजाति बोले जाते हैं, तो ऐसे लोगों ने उन्होंने पहले विरोध किया, अपोजिशन किया, तो ऐसे लोगों को बंदी बना के फिर लेबर बोल के उनके साथ से काम करके इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया है। एक तो इनको बंदी बना गया, बाद में इनके जो खाने के लिए ये लोग तरसते थे, इनको फॉरेस्ट के जो अलग अलग उस टाइम जो फॉरेस्ट एक्ट थे, तो फॉरेस्ट एक्ट बना के इन लोगों को जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थी, वो जंगल में से जो भी हर्ब्स मेडिसिन कलेक्शन करते थे या प्लांट्स कलेक्शन करते थे, तो आयुर्वेदा का जो कंट्रीब्यूशन इन लोगों का था, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें वैदू कम्युनिटी है, अलग अलग भिल्ल कम्युनिटी है, उसमें संताल है, खासी है, गारो है, तो ऐसी अलग अलग जो कम्युनिटी थी, इन लोगों को इन्होंने फिर क्रिमिनल बोल के ट्रीट करने का स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे कि उनके जो लॉ थे, जो फोर्सफुली लोगों को क्रिमिनल करते थे, उनका क्रिमिनलाइजेशन करते थे, उस लॉ को अगर कोई अपोज करेगा तो उसको क्रिमिनल इस देश में कंसिडर किया जाता था। तो ऐसे अलग अलग जो लोग हैं, तो ऐसे अलग अलग जो जनजातियां है, ये जो ट्राइब्स है, उनको क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो इसमें अगर आप अगर देखते हैं तो भारत देश में अभी तो 313 जनजातियों को डीएनटीज बोला गया है। उसमें अगर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र में 198 ऐसी जनजातियां हमें पाई जाती है, जो विमुक्त घुमंतु जनजाति बोल के उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इनको अगर हिंदी में अगर बोलते हैं तो उनको खानाबदेश बोला गया है। इनको साउथ में आलमगीर जनजातियां बोला गया है। जैसे अगर ब्रिटिश के रिकॉर्ड में अगर देखेंगे तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो कैटेगराइजेशन है, उनका अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है। कुछ जो ब्रिटिश के जो लोग थे, उनके जो एक्सपर्ट थे, जो स्कॉलर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने इन जनजातियों को रोमा बोला है, इन जनजातियों को जिप्सी बोला है, इन जनजातियों को फांसीगर बोला है। तो ऐसे अलग अलग इनके जो नोमेनकल्चर है तो हमें इस देश में पाए जाते हैं। मैं तो अभी जो अपना आज का जो टॉपिक है, वो बेसिकली अपना टॉपिक है कि एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड के तहत मैं आपके साथ काफी सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ। तो लाइवलीहुड के चैलेंजेस के बारे में मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है उनको डेवलप करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला रूल था। देन सेकंड इज कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हो सकता है, टैक्सेस कैसे कलेक्ट किया जा सकते हैं, उसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम शुरू किया। तब जाके जो बंजारा कम्युनिटी है, लमान है, ऐसी जो कम्युनिटी थी, वो ट्रेडिशनल जो ग्रेन्स थे, अलग अलग जो साल्ट थे, अलग अलग जो कमोडिटी जो होते हैं, वो सप्लाई करने का विलेजर्स को काफी सारे तादाद में ये लोग काम करते थे, और दे आर कीपिंग ऑलवेज नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। तो ऐसे नोमैडिक ऑफ लाइफ फॉलो करते थे। तो ऐसे लोग क्या करते थे कि जंगल में घूमते होते थे, उनके अलग अलग रिवर को क्रॉस करते थे। तो इन लोगों को काबू पाना इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत चैलेंज था। अभी आप अगर देखते हैं कि आज के डेट में तो अलग अलग जो रेवेन्यू जो चेक पोस्ट है, वो काफी सारे जगह में अभी बंद हो चुके हैं, हमें पता है। लेकिन उस टाइम रेवेन्यू चेक पोस्ट, चेक नाकास ऐसे थे। तो ऐसे चेक नाकास को रेवेन्यू जो टैक्सेस है उसमें कंसेशन इन लोगों को नहीं दिया गया था। तो ये क्या करते कि अलग कोई वेज ये लोग फॉलो करते थे।
तो उसमें ये लोग पकड़े जाते थे। तो ऐसे लोगों को भी क्रिमिनलाइज इन लोगों को किया गया। देखिए दोस्तों, एक तो ये लोग जो है, जो देश के फ्रीडम फाइटर बोले जाते हैं, देश की आजादी के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया है। यहाँ के जो कैपिटलिस्टिक जो वर्ल्ड था, कैपिटलिस्टिक जो बुर्जुआ सोसाइटीज थी, अलग अलग तरीके जो शोषण करने की व्यवस्था थी, जिसमें जाति व्यवस्था है, यहाँ की वर्ण व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, इन सारी चीजों को अपोज करने वाली ये डीएनटीज, ये नोमैडिक ट्राइब्स एक्चुअली थी। इन लोगों को बंदी पाने के लिए, इन लोगों को काबू लाने के लिए एक क्रिमिनल ट्राइब्स का इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली ये मैं बोलता हूँ कि डीह्यूमनाइजेशन का जो प्रोसेस का ये लॉ था, इन्होंने पूरी जो घुमंतु जनजाति की जो है ह्यूमैनिटी जो है वो डिस्टर्ब की। इनको आज भी ह्यूमन बोल के कंसिडर किया नहीं जाता। दोस्तों, अगर देखेंगे तो ये जो घुमंतु जनजाति है, इसको अगर देखते हैं तो 3 सेक्शन में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखते हैं कि जो भी घुमंतु जनजाति थी, फॉरेस्ट में रहती थी, ब्रिटिश के वजह से, फोर्स करने की वजह से वो जंगल से भाग के फिर सिविलाइज सोसाइटी थी, वहां तक आके रुकने लगी, वहां फिर घूमने लगी। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, उसमें घूमने वाली जो जनजाति थी, उसमें अगर देखते हैं तो आप भील, संथाल, कोरकुस, कोरम, यनांदी, वारलिस, कातकरीज, ऐसी जनजाति थी। अगर देखते हैं कि कातकरीज लोगों का अगर हिस्ट्रीज आप अगर देखते हैं तो एक कातकरी लोग भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर थे। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया, तब जाके ये कातकरी कम्युनिटी फिर शेड्यूल ट्राइब में अभी हमें देखी जाती है। उसके साथ आप अगर देखते हैं तो मातंगा कम्युनिटी जो है, मांग कम्युनिटी है, वो भी कम्युनिटी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर थी। उसके साथ आप अगर देखते हैं तो भाटू कम्युनिटी है, अभी शेड्यूल ट्राइब में पाई जाती है, वो भी कम्युनिटी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में थी। जैसे अभी एलजीबीटी का क्वेश्चन बहुत सारा रेज होता है। अगर एलजीबीटीज को अगर आप साउथर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इंचूज ऐसा इनको एक नोमेनकल्चर यूज किया जाता था। तो ये इंचूज जो है उन लोगों को भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लब करके क्लासिफाई करके रखा था। दूसरा ऐसा था कि जो भी ट्राइब थे, जो नोमैडिक ट्राइब थे, जो नेचुरल हैबिटेट पे रहते थे, उस पे उनका लाइवलीहुड चलता था। और कुछ लोग जो है जो ट्रेडिशनल बेगिंग है या ट्रेडिशनल इंटरटेनिंग जो ऑक्यूपेशन है, ऐसे ऑक्यूपेशन फॉलो करने वाले जो कम्युनिटीज थे, उसमें अगर आप देखते हैं तो कैकाडीज है, माकड़वालाज है, गारुडीज है, गोपाल्स है, चित्रकतीज है, जोशीज है, पारदी है, कंजार भाट है, ऐसे लोग थे। और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के सिक्योरिटी के लिए जो काम करती थी कम्युनिटियां, उनके नाम है कि रामोशी कम्युनिटी है, उनको बेरड भी कहा जाता है। देन वडार कम्युनिटी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी को बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती थी। जैसे वो अगर आप देखते हैं तो स्टोन का काम है वडार कम्युनिटी उस टाइम करती थी। जितने भी सारे इस देश के टेम्पल बनाए गए हैं, ड्यू टू दैट वडार कम्युनिटी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। देन जितने भी ज्यादातर अगर आप पत्थर से स्टोन से बनाए गए ब्रिजेस अगर देखते हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक के, वो ब्रिजेस वडारी कम्युनिटी ने बनाए हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो घिसाड़ी कम्युनिटी है। तो घिसाड़ी कम्युनिटी एक जमाने में अगर आप देखते हैं तो महाराणा प्रताप के साथ जुड़ी थी। वो आर्टिजन्स कम्युनिटी थी, वो आयरन स्मिथ बोल के उनको पहचाना जाता है। तो ऐसे आयरन स्मिथ जो समाज है, वो जो आयरन के जो औजार है
हथियार है वो तैयार करने के काम ये जमाती जनजातियां करती थी। देन मांग गारुडीज भी एक कम्युनिटी थी, वो जो ट्रेडिशनल उनका ऑक्यूपेशन था वो था कि जो अल्कोहल है, अभी हम अगर देखते हैं तो शराब तैयार करने का काम ये कम्युनिटी थी करती थी, मांग गारुडीज थी, उसमें कंजार भाट कम्युनिटी थी। ऐसे जो ऑक्यूपेशन थे, ऐसे जो लाइवलीहुड सोर्स थे इस घुमंतु जनजाति के, उनको क्रिमिनलाइज किया गया। और ये क्रिमिनलाइज प्रोसेस करते समय बाद में 1911 को फिर इस देश में अलग अलग सेटलमेंट फिर स्टार्ट किए। और ये सेटलमेंट अगर दिए गए तो आप अगर देखते हैं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी लंदन में, ऐसी जो सेटलमेंट कॉलोनीज थी, अलग अलग सेटलमेंट कॉलोनीज, वहाँ के जो जिप्सी है, रोमा है, नोमाड है, उनको कंट्रोल करने के लिए सैल्वेशन आर्मी या ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ये काम उस टाइम होता रहता था। तो इस देश में इन लोगों को काबू पाने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए एक्चुअली सेटलमेंट इस देश में स्थापित की गई। ऐसे सेटलमेंट अगर आप देखते हैं तो 52 सेटलमेंट इस देश में हमें पाए जाते हैं। इसका मोटिव था कि इन लोगों में एजुकेशन आए, इनका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर चेंज हो जाए, ऐसा इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था। दोस्तों देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये फ्रीडम फाइटर जो लोग थे उनके बारे में सोचते कि इन लोगों को कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए ये जो भी कोई भी क्राइम है या कोई भी थेफ्ट है ऐसा करते हैं। ऐसा एक इनका प्रिजुडाइज जो स्टेरियोटाइप एंड स्टिग्मेटाइज देखने का नोशन इस कम्युनिटी के तहत था। तो जिस कम्युनिटीज में इस देश के लिए अपने आहुति दी, इस देश के लिए फाइट किया, उस कम्युनिटी को क्रिमिनल बोल के, उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब बोल के कंसिडर करने का काम इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम किया। एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो मैंने जब सोलापुर सेटलमेंट के बारे में मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो किताब मराठी में है, उस किताब का नाम है बड़ी। बड़ी जो नॉवेल है, उस नॉवेल की ऑथर है विवाहरी शिरूरकर। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बाजू में अगर देखेंगे तो इन लोगों में डेवलपमेंट होने का विचार था, और साइमल्टेनियसली इन लोगों को कैसे क्रिश्चियन बनाया जाए, इनको लोगों का कन्वर्जन कैसे किया जाए, एक ऐसा नोशन उन लोगों का था। क्योंकि अगर सेटलमेंट में अगर देखते हैं तो शिक्षा 4th स्टैंडर्ड तक ही केवल उधर मिलती थी। 4th स्टैंडर्ड के बाद उन बच्चों को सेटलमेंट छोड़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मिशनरीज के जो स्कूल है, वो स्कूल में उनको एडमिट किया जाता था, और उस स्कूल में पूरा क्रिश्चियनिटी का जो नॉलेज है, क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन का जो थॉट है दिया जाता था। इसलिए इन लोगों में काफी सारा डर था, इन लोगों को कैसे शिक्षा में लेके आए। और अगर देखेंगे सेटलमेंट के बारे में, अगर देखेंगे लोगों के लाइवलीहुड के बारे में अगर देखते हैं, तो इनके जो ट्रेडिशनल जो टोटल ऑक्यूपेशन थे, तो ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन उनको उस सेटलमेंट में परफॉर्म करने को नहीं आते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलते थे कि तुम्हारा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है या तुम्हारे ट्रेडिशनल जो स्किल है, वो स्किल एक जगह एक साइड में रख दो, और हम जो अभी सिविलाइज कम्युनिटी के जो भी ट्रेडिशनल स्किल है वो हम आपको देंगे। उसमें हम आपको क्या देंगे? उसमें हम आपको कारपेंटरी सिखाएंगे या अलग अलग मेसॉन वर्क सिखाएंगे। जो भी लेबर वर्क के जो भी स्किल है
वो स्किल सिखाएंगे, ऐसे तरह उनको बताया गया था। तो काफी सारा इन लोगों का में उनके ऑक्यूपेशन चेंज करना, इनका माइंडसेट बदलना, इसके लिए प्रयास काफी सारा होता था। और इन लोगों ने अगर अपोज किया तो एक जगह में इनकी जो महिला है वो अलग सेटलमेंट में रहती थी, और जो पुरुष लोग जो है मेल मेंबर है वो अलग सेटलमेंट में रहती थी, उनके बच्चे कुछ अलग सेटलमेंट में थे। इतना सारा इनजस्टिस इन लोगों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। अगर इस सेटलमेंट के बारे में अगर आप देखते हैं तो साउथर्न रीजन में अगर आप देखते हैं तो हुबली, गडक, बेलगाम, खानापुर, और सेंट्रल रीजन में अगर देखते हैं तो सोलापुर, नीरा प्रोजेक्ट, बीजापुर, उसमें अगर देखते हैं तो होडगी, इंडी, देन मालसिरज, अकलूज, बारामती में भी सेटलमेंट थी। और नॉर्थर्न रीजन में अगर देखेंगे तो आप जलगांव, धुले और ओपन सेटलमेंट धुले और अहमदाबाद में आपको नजर आएगी। और कुछ होम डिपार्टमेंट के अंडर भी एक मुंडवा का सेटलमेंट आप देखेंगे। ये अलग अलग जो कम्युनिटीज है, ये कम्युनिटी के बारे में इनके लाइवलीहुड के बारे में सोचना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर देखेंगे तो ये विमुक्त घुमंतु जनजातियां जो है महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो बेस्तर, भामटा, छप्परबंद, वागरी, कैकाड़ी, कंजारा भट्ट, कटबू, बंजारा, राजपारदी, राजपूत, भामटा, रामोशी, वडार एंड देन बेरड एंड देन पारदी कम्युनिटी भी पहले इस क्रिमिनल ट्राइब्स के एक्ट के अंडर थी। मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लाइवलीहुड के जो चैलेंजेस है उसके बारे में हमें कैसे हमें स्ट्रगल करना पड़ा हिस्टोरिकली, ये मैं आपके आगे रख रहा हूँ। और उसके बाद अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम क्या चैलेंजेस कर रहे हैं उस पर हम अभी फोकस करेंगे। और ये जो मैंने अभी विमुक्त घुमंतु जनजातियां बताई, उसके बारे में अगर आप देखते हैं तो नोमैड कॉल्ड थीफ जो गणेश देवी की बुक है, देन ब्रांडेड बाय द लॉ जो दिलीप डिसूजा की बुक है। कालिदास सर, एक सेकंड इंटरप्ट करूं? कालिदास सर, म्हणजे आपल्याला हमें यहाँ पे अगले स्पीकर की ओर भी जाना पड़ेगा। आपकी जानकारी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और जमीनी है, लेकिन हम स्पीकर को लेते हैं आगे के, फिर हम और मौका देगा जहाँ पे हम हमारी इनपुट जो है वो दे पाएंगे, क्योंकि हर स्पीकर को शायद हम 15-20 मिनट दे पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। और सॉरी मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमें समय पे मतलब वाइंड अप भी करना होगा। तो क्या हम अगले स्पीकर की ओर जाए कालिदास सर? फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन में भी अगर दीपा ऐसा कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट स्पीकर को करके फिर कालिदास भाई के पास इनफैक्ट सभी स्पीकर्स के पास 5-5 मिनट फिर समय दें, ताकि वो अपना जो भी और पॉइंट्स है वो सेकेंड राउंड में वो अपना पॉइंट्स रख पाए। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों धन्यवाद, मुझे अपने समय दिया, धन्यवाद। सर अभी सेकेंड राउंड में आएंगे सभी स्पीकर्स के पास, तो सेकेंड राउंड में यस। तो मीरा आप अगर शॉर्ट में कालिदास सर ने जो भी बोला उसे ट्रांसलेट कर पाओ। जी कोशिश करते हैं। या हम अंत में करने वाले हैं? अभी कर देते हैं, बस अभी बस 2 मिनट में कर देती हूँ मैं। हाँ ओके। Friends, Dr. Kalidas Shinde gave a very comprehensive and historical context of the manner in which people from anti-DNT communities have been criminalized for over 2 centuries in this country. He himself is a writer, and he is a PhD holder from Tata Institute of Social Sciences. He began by speaking about the significance of 31st of August as Liberation or Vimukta Day. He paid his salutes to Birsa Munda, Umaji Nayak, Shamsher Singh Bhosle, Maharana Pratap, and many others who struggled for this country. He in fact gave a very important information that even prior to 1871, when the Criminal Tribes Act was passed, there were attempts much before, since 1832, to criminalize by way of law people from the anti-DNT communities. He spoke of how a lot of large populations of Vimukta communities were used as bonded labor by the British for which wanted to expand its railway network, transportation, revenue, etc.
He gave extensive information about various sub-communities within NTDNTs who were in fact service providers in various ways, who were skilled in various ways, whether they were skilled in the area of medicine, they were skilled in the area of construction, they were skilled in the area of entertainment, but they were all service providers in various ways, which the British government systematically criminalized. He then spoke of, all of this also linked to the caste system, which Vimukta communities have been questioning. He referred to all of this as a systematic process of dehumanization. He referred to a whole range of communities. I'm not taking all the names, but Bhil, Santal, Kasi, Garo, Katkari, Warli, Yanadi, many other communities. Some of these communities, which with the passage of the Constitution of India, were included into the scheduled tribe category after the Constitution came into force. He also referred significantly to LGBT communities. In certain parts, the word eunuch was actually used, and eunuchs were also persons who identify as trans. They were criminalized as eunuchs, and so the law also allowed criminalization of them. So basically, he was saying that people who were part of the freedom struggle in many ways were sought to be criminalized by the British. He also spoke extensively about the various settlements and the problems with many of the settlements. He was referring to the 52 settlements where many times they were divided on the basis of gender. They were separate settlements for women and men. And there was this entire project of the British to quote unquote civilize the Vimukta community people as if they were not civilized. And so he said that even education over there was only up to the 4th standard. And after that, the children from the Vimukta communities had to go to the missionary. So there was also a certain way of trying to convert people from the Vimukta community to Christianity. He referred to some significant documentation by G.N. Deviji, Dilip D'Souza, and he will speak about livelihood challenges in the second part. Yeah, abhi hum next vakta par badhe. Yes. मतलब कालिदास सर ने जो भी हमें बोला वो बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ है. उनके 2-3 लाइन मुझे और ज्यादा टच हुए कि जो नोमैडिक ट्राइब, डिनोटिफाइड ट्राइब, जिनके लाइवलीहुड उन्होंने खुद ने संशोधन किए हुए हैं, इन्वेस्टिगेट किए हुए और उनके जीने का वो अहम हिस्सा है, अगर वो ही क्रिमिनलाइजेशन के हिस्से के साथ जुड़े हुए होंगे तो उन यूथ को लाइवलीहुड, एजुकेशन जैसे सवालों से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. हमारे आगे के जो स्पीकर है वो मीरा है. मीरा जो है वो माधोपुर राजस्थान से है. जमीनी कार्य करती है मीरा और ग्रामीण शिक्षा केंद्र में शिक्षिका भी है. मीरा का जो काम है वो भटके विमुक्त समूह के साथ जमीनी संशोधन करना. और भटके विमुक्त समूह आपको पता है वो एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं, उनका माइग्रेटरी एटीट्यूड होता है. और जिस तरह से एक हिस्टोरिकली दबाव और दमन चलते आया है, डॉक्यूमेंटेशन यानी खुद के पहचान पत्र जहां से वो सर्विसेज ले पाए, अपने हक बता पाए, इस तरह के दस्तावेज भी उनके पास नहीं होते हैं. तो मीरा का जो एक बेहतर काम चलता है उनके सिविक राइट को लेकर भी चलता है, जहाँ पे दस्तावेज और ये सारा काम मीरा देखती है. शिक्षा के काम से उनका बहुत ही नजदीकी संबंध है. और मीरा जो खुद है वो घुमांतु जनजातियों में से जनजाति है, जिसे हम गाड़िया लोहार कहते हैं. कालिदास के प्रेजेंटेशन में भी जिस समुदाय का उल्लेख था उस घुमांतु समुदाय से है. मेरा आपका जो है वो बातें शुरू कर सकते हैं, चर्चा शुरू कर सकते हैं. एक 15 से 17 मिनट का वक्त लेके हम बात रखने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं कि तस्वीर के बाद फिर से हमें समय मिलेगा कि हम फिर से हमारे वक्ताओं की बात सुन पाए. यस मीरा जी, सभी को नमस्ते. हेलो. यस मीरा, आ रहा है आपका आवाज. बहुत अच्छा आ रहा है. सभी को नमस्ते. मैं मीरा सवाई माधोपुर से हूँ और मैं ग्रामीण शिक्षा केंद्र में 1 जुलाई से मैं जुड़ी हुई हूँ 2021 में. और मैं पहले से इस ग्रामीण शिक्षा केंद्र में पहले मैं सर्वे का काम करती थी. फिर धीरे धीरे इस संस्था में मैं 1 जुलाई से जुड़ गई थी पूरी तरह से. और फिर मुझे
इनके बारे में मैं जो मुझे डेंटी समुदाय गाड़िया लोहार है, बंजारा है, और मोगिया है, बावरी बस्ती है, और ये भोपा है, इसी 5-6 जाति ऐसी है जिनके अंदर डेंटी समुदाय जो समाज है ये, तो इसके तौर पे शिक्षा के तौर पे और जो इनके डॉक्यूमेंट वगैरह है जिनके नहीं बने हैं, जो एक स्थाई से नहीं रह पाते हैं, तो वो अलग अलग जगह पे जाकर अपना निवास स्थान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से घूमते घूमते रहते हैं, और तो इसी प्रकार से इनको पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं होता है, तो उनको हम बनाने के लिए उनकी मदद करते हैं कि जैसे कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो पंचायत में जाकर उनकी जानकारी लेते हैं, जैसे कि इनको डॉक्यूमेंट इनको क्यों नहीं बन पा रहे हैं, किस कारण क्या है, इसका मतलब इसके पीछे रीजन क्या है। तो इस प्रकार से हम उनकी मदद करते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट बनवाने के तौर पर उनका सहयोग देते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि बच्चे उनके शिक्षा से वंचित हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा से वंचित होने के कारण अब बिल्कुल शिक्षा से बिल्कुल पिछड़ी हुई जाती है। तो इनको शिक्षा के जो हमारी ग्रामीण शिक्षा केंद्र है, तो इन जातियों के ऊपर शिक्षा को लेकर इन पर काम अभी स्टार्ट किया है। तो जैसे कि मैं भी इन समुदाय से हूँ, गाड़िया लोहार समुदाय से, जिसमें मैं गाड़िया लोहार समुदाय के जो बच्चे हैं, तो उनको शिक्षा देने के लिए एक सेंटर घर उनके मोहल्ले में जाके उनके वहां पर जाकर एक सेंटर खोला है। उस सेंटर में मैं बच्चों को उन जो शिक्षा से वंचित है उनको एकत्रित करके और उनको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बावरी बस्ती में भी पहले मैंने ट्रेनिंग के तौर पे मैंने 2-3 जगह जाकर उनको शिक्षा देने की कोशिश की है। एक महीने मैंने सभी जगह गई हूँ और सभी जगह मैंने जाकर उनको शिक्षा दी है। एक टीचर था, उसके ट्रेनर, तो वो भी मेरे को इस सिखाने के तौर पर वो मेरे साथ रहा, किस तरह से बच्चों को शिक्षा दिलानी है, किस तरह से देना है। तो इनका एक लेवल अलग है जो शिक्षा देने के बच्चों का। तो शिक्षा को किस प्रकार से शिक्षा से बच्चे जुड़ पाएंगे और किस तरह से इनको अपनी शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे कि इनको एक टीचर के और बच्चों के मतलब एक वो प्रेम के तौर पर जिस दोस्त की तरह उनको व्यवहार करके उनको बच्चों को अपने शिक्षा के तौर पर आगे लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि और एक काम वो भी जो आदिवासी जिनके पिछड़ा वर्ग है, जिनको रोजगार है, तो इनको कोई रोजगार नहीं है। जो रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, तो इनको रोजगार नहीं मिल पाता, अपना जीवन यापन भी करना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से ये अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। ये निकल के आया है इन जातियों से। तो फिर इनों के लिए जैसे कि अभी कुछ दिन के लिए ये स्थायी रहते हैं, कुछ दिन के लिए स्थायी नहीं रह पाते हैं। तो उनको शिक्षा उसी तौर पर, जैसे कि हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से रहेंगे ये, तो इनको रोजगार भी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको शिक्षा भी दिलाई जाएगी। इनको डॉक्यूमेंट एक स्थायी रहकर इनको डॉक्यूमेंट भी बनवाया जाएगा। तो इनको रोजगार पर, शिक्षा पर और जो डॉक्यूमेंट पर उनको पर ये संस्था ग्रामीण शिक्षा केंद्र है, इन पर अभी काम चालू किया है, अभी कर रही है, ये कार्य अभी चालू है इनका। तो ये आपको और कोई बात रखनी है आपके, कि आप जिस तरह से देखते कि युवाओं को ये दिक्कतें आती है, तो घुमंतु जनजातियों में और विमुक्त जनजातियों में आने वाले युवाओं के और संघर्ष क्या है? क्या संघर्ष है? जैसे दस्तावेजों के संघर्ष है, क्या लड़कियों के संघर्ष और भी अलग है? जैसे कि वो लड़कियां हैं जो जो मानव समाज या डेंटी समुदाय के जो लड़कियां हैं, तो उनके माता पिता उनको घर से बाहर जाने के लिए, अकेले जाने के लिए इजाजत नहीं देते हैं। मान लो उनके साथ में कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी दुष्कर्म के माहौल में देखकर उनको बच्चियों को अलग अकेले नहीं जाने देते उनको। और उनको अपने परिवार में एक
जैसे पर्दा 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 बोलते हैं उसको, उसी के तौर पे ना ही किसी के सामने सवाल जवाब करने देते हैं उनको, और ना ही घर से बाहर जाने देते हैं। घर में रहना, किसी से बात न करना, किसी को अपनी समस्या न बताना, और शिक्षा के तौर पर भी बाहर जाकर शिक्षा नहीं कर पाती है, मतलब किसी भी तौर से वो शिक्षा तो पूरी तरह से वंचित है। वो शिक्षा नहीं, शिक्षा तो जो बच्चा है बच्ची किसी को भी नहीं मिल पा रही है उनको। और जैसे कि रोजगार को देख के, जैसे कि अभी कोई भी रोजगार करते हैं तो उन पे कोई भी चोरी का इल्जाम हो, तो चोरी तो पता नहीं कोई कौन करते हैं, लेकिन जो आदिवासी जो समुदाय है तो इनको पूरी तरह से ये नजरिए से देखा जाता है कोई कि ये चोर है, ये एक अछूत जाति है, जिनसे छुआछूत भी की जाती है। तो कोई भी खाए पे पानी वगैरह भरने जाते हैं, गांव में कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो एक वो डाकिन का रूप होता है ना, डाकिन बोलते हैं ना उसको, तो उसके भी रूप में दे दे। तो कोई भी बच्चा होता है गांव में, कई महिलाओं का, तो उनको छुपा लेते हैं, इनको देख के जो मांगने के लिए जाती है, तो इनको कोई मांगने पे भीख भी कोई देता है, कोई नहीं दे पाते हैं, और इसको दूर से इन्हों को भेज दिया जाता है। गांव में कोई रोजगार के लिए जाती है तो उनको रोजगार भी नहीं दिया जाता, रोजगार से भी इनको मतलब नहीं लगाते रोजगार पे भी, क्योंकि ये अछूत जाति मानी जाती है, तो इनको रोजगार नहीं मिलता। जैसे कि वो मोगिया समाज है, जो मोगिया समाज पहले जंगल में जाकर अब शिकार करके अपना जीवन यापन करते, जंगल के सहारे अपना जीवन यापन करते थे। तो जंगल में लकड़ी काट के वो शहर में गांव में आकर बेचते थे, तो उससे अपना पैसे जो लेके आते थे लकड़ियों को बेच के, तो उससे वो अपना जीवन कुछ बेच के बच्चों को कपड़ा लाते थे, और खुद के कपड़े लाकर अपने जो भी खर्चा था घर का वो चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। जो जंगल से जानवर मार कर लेके आते थे उससे जीवन यापन करते थे। लेकिन वो जंगल में जो अभी जो फॉरेस्ट वगैरह है, वो उन्होंने जंगल में जाने के लिए शिकार करने के लिए उनको बिल्कुल पाबंद किया गया है, क्योंकि अभी जो भी शिकार करेगा उसको 7 साल की जेल की जाएगी, मतलब किसी भी तौर पर उनको शिकार नहीं किया करने देते हैं अब, नहीं जंगल में जाने के लिए उनको परमिशन दी जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे कि गाड़िया लोहार है, गाड़िया लोहार भी एक महाराणा प्रताप की जो वंश है ये, जैसे कि इनकी जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी ना, तो वो सेना के जो हथियार बनाए थे, जो जैसे कि भाला तलवार, ये गाड़िया लोहार इन्होंने बनाया था। जब से इन्हों का नाम गाड़िया लोहार रखा गया था ने, तो उस समय से ही अभी तक उन्होंने महाराणा प्रताप के समय इन्होंने कसम खाई थी कि हम गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी के अंदर रहेंगे और गांव गांव घूमकर अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन अब वो उस समय से लेकर अभी तक उन कठिनाइयों का वो चुनौतियों का सामना करते करते अभी तक वो अपना जो संघर्षों को सामना कर रहे हैं अभी तक भी। लेकिन उनको कोई इसी प्रकार से ना तो सरकार की तरफ से उनकी कोई समस्या का समाधान हुआ है, और ना किसी ने आज तक भी इनको शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर उन्होंने कोई भी किसी ने अपना सहयोग नहीं दिया। लेकिन उसी तरह से कठिनाइयों का सामना करते करते अभी तक अपना जीवन यापन वैसे करते आ रहे हैं। पहले तो इनका रोजगार चलता था, जो लोहा के औजार बनाते थे वो अपना जीवन यापन उस रोजगार को बनाकर जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन वो रोजगार जैसे कि मशीनें चलने लग गई, अभी रेडीमेड मिलने लगे रोजगार, तो उसके जो जो उनको भी रोजगार जो वो भी खत्म हो गया। लेकिन जिस प्रकार से अब इनों का जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो रहा है, तो इसी प्रकार से अभी इनों जो जिस इनों के बंजारा पहले गेरू खड़ी वो वैसे बेचते थे, लेकिन आजकल हर जगह जाके पक्के मकान हो गए, हर जगह पक्के मकान घर वगैरह सब पक्के हैं, तो किसी जगह उनको नमक मिट्टी गेरू वगैरह नहीं बिकती है, सब उनको भी रोजगार खत्म हो गया। इसी प्रकार से जो भी जातियां हैं, तो उनको ये आदिवासी जातियां हैं, जो 6-7 जाति हमारे सवाई माधोपुर के अंदर पड़ती है, उसी जातियों के ऊपर अभी ग्रामीण शिक्षा केंद्र है जो उनके रोजगार को लेकर शिक्षा को लेकर उस पर अभी काम स्टार्ट किया है। तो इसी प्रकार से मेरा जब ये मेरा यस हाँ
मीरा, जब आप देखते हो कि हाँ, घुमंतु हाँ। समुदाय के अंदर रोजगार और शिक्षा, ये दो माध्यम को हम समझते हैं कि ये विकास के बहुत ही बुलंद माध्यम है। अगर हम ये पाले तो हम हमारा व्यक्तिगत, हमारे परिवार का और समुदाय का विकास कर सकते हैं। आपको ये चिंता जी। का विषय देखकर आपके मन में किस तरह की भावना आती है, क्या लगता है आपको? मुझे जैसे कि अभी मैं हमारे समाज में सिर्फ मैं राजस्थान के अंदर, सॉरी, सवाई माधोपुर के अंदर मैं केवल एक ही लड़की ऐसी हुई जो मैं अभी बीए फाइनल है, मेरी बीए फाइनल कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे आज भी जो मेरी पीछे वाली जो पीढ़ी है, जो लड़कियों से लेकर बच्चों से, लड़कों से लेकर कोई भी आज तक पढ़ने में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल में जाते हैं तो भेदभाव किया जाता है उनके साथ में। और दूसरी बात यह है कि उनको शिक्षा, मतलब शिक्षा कोई इस तरह से उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। तो किस तरीके से शिक्षा क्या काम आती है, शिक्षा से क्या उनके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। मेरा तो यही लक्ष्य है कि अब मैं आगे बढ़ी हूँ, इस तरह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मेरा सहयोग यही है कि जो मेरी पिछड़ी जाति है और मेरी पिछड़ी पीढ़ी है, तो उनको मैं आगे मेरे लेवल से, मेरे बराबर लाकर आगे तक ले जाना चाहती हूँ उनको। यही मेरी सोच है। वो मेरा, मुझे लगता है शायद जमीनी इसी तरह की आवाज और लगातार के संघर्ष से ही शायद से हम कुछ बदलाव ला पाए। मैं मीरा को रिक्वेस्ट करती हूँ, मीरा कि आप मीरा संघमित्रा को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथी मीरा ने जो भी कहा आप उसको ब्रीफली ट्रांसलेट कर दो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा, बहुत ही जमीनी हकीकत आपने अपने समुदाय का और राजस्थान का बताया। I'll try and quickly translate what Meera said from Rajasthan. She's based out of the Savai Madhopur district and works with the Gramin Shiksha Kendra over there. She's been basically working on issues of education and trying to take education across to various communities within the various NTDNT communities in Savai Madhopur. She is also from the Gadia Lohar community, and interestingly, at a later point, she spoke about the importance of the Gadia Lohar community, which actually has been there since the time of Maharana Pratap, and they made weapons actually since the time of Maharana Pratap. But to this day, all these communities continue to face problems of education, access to education and livelihood. She spoke about various communities like Banjara, Mogia, Bhopa, etc. And all these communities face one common issue of lack of documentation, because many of them are generally on the move, so they do not have adequate documentation. So she also works with local panchayats to help some of them get documentation. That is one important part of her work. She has also been trying to go to different bastis and spread education over there. She says it's important that the teacher and student must have a friendly relationship. They should be friends, and only then children will be able to access education. She spoke also of the whole issue of migration of Adivasis and NTDNT communities, because of which there is generally lack of livelihoods and people are compelled to migrate. She also spoke about restriction on girls a lot, both within the community and outside as well. Girls do not have opportunities to tell their problems. I mean, their education is not prioritized. So there are many of these issues, but she also said at a broader level, the NTDNT communities itself are still at many places seen as untouchable, and some of the communities continue to be seen as thieves. She spoke of instances where when they go to fill water, they are not allowed to fill water or they face discrimination. She spoke of some instances of witch hunting, they are driven away. So she says they are not even given work at times. So all these forms of discrimination continue to exist. She was giving the example of the Mogia community, who previously it was a hunter-gatherer community, but with laws becoming stringent, they are not allowed to undertake any form of hunting, or they do not have access to forests, and all of that is now punishable offense. So what happens to their livelihoods is an important question she raises. She also spoke very significantly about, and this is with respect to multiple communities, she spoke about the impact of mechanization and urbanization. She said previously the kinds of services that these communities would render,
they had a certain market, if one could use that word, within the villages, but now increasingly with a lot of mechanization, pakka housing, I mean, there is very little shrinking livelihood. So this is an issue of concern for the community. And then I think towards the end, she also spoke of, from her own personal example, she says she's one of the first generation learners. She has finished BA and has an aspiration to ensure that more girls and people from her community also have access to education and come to, at par with her and, attain a life of dignity. Thank you, Meera. Yes, thank you, Meera. एक्चुअली घुमानू समुदाय के अंदर यस अभी जो ये सारे साथी आ रहे हैं, मुझे तो लगता है ये सारे जो एकेडमिक रिसर्चर, मीरा जैसे साथी, कालिदास जैसे साथी, तस्वीर जैसे साथी जो आगे आ रहे हैं, वो उनके कम्युनिटी के फर्स्ट जनरेशन ही है। करीबन 150 साल 200 साल का वक्त रहा है हमें प्राइमरी और हायर एजुकेशन के स्पेसेस जो है वो क्लेम करते हुए। वहां पे ही आप एजुकेशन और रोजगार के अंदर हमारा क्या एक्सेसिबिलिटी है, ये अप्रोचेबल है क्या, उसका अंदाजा लगा सकते हो। जैसे मीरा फर्स्ट जनरेशन है, कालिदास फर्स्ट जनरेशन है, काफी संघर्ष की ये जो है ये एक जर्नी रही है, जहाँ पे मीरा ने हमें कई सारी चीजें बोली है। हम एंड में उसको जरूर कंक्लूड करेंगे। अभी फिलहाल जो है हम हमारे साथ ही तस्वीर हमारे साथ है। तस्वीर जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश से है। मजल नाम की संगठन और संस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं। वो जमीनी कार्यकर्ता है, लॉ के स्टूडेंट भी है और पारधी समुदाय से जो तस्वीर अपनी पहचान बताते हैं। और पारधी समुदाय में पारधी समुदाय ये भी घुमांतू समुदाय के अंदर अंग्रेज और उसके बाद भी बहुत ही क्रिमिनलाइज नजरिए से देखा जाने वाला समुदाय है। अपनी एक आपबीती और अपने संघर्ष है पारधी समुदाय के। मुझे लगता है तस्वीर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें वो सोच साझा करने में मदद करेंगे। तस्वीर अगर आप सुन रहे हो तो आप शुरू कर सकते हो। जी दीपा जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो मीरा, क्या आपको ट्रांसलेट करना है? हाँ, आवाज आ रही है जी। ओके नहीं दीपा, मैं एक साथ कर लूंगी ट्रांसलेशन। ओके ग्रेट। मैं शुरू करूं? हाँ, तस्वीर प्लीज तस्वीर जी। आप सभी को जिंदाबाद और सबसे पहले NAPM को जिन्होंने ये मौका दिया और सभी साथी मीरा जी, दीपा जी, आपने यहाँ बोलने का मौका दिया और हमारी पारधी कम्युनिटी की बात रखने का एक अवसर है कि ऐसे नए प्लेटफॉर्म हमें भी तलाशने की जरूरत है जहाँ पर हम बार बार अपनी बातें रख पाए। क्योंकि आज एकेडमिक लेवल पे समाज के पास और एक बड़े स्तर पे पारधी और घुमंतू विमुक्त जातियों की बातें उठना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एट्रोसिटीज, लगातार मारपीट, लगातार घटनाएं, वारदातें होती जा रही है विमुक्त जातियों पे, पारधी जातियों पर, तमाम विमुक्त घुमंतू जातियों। और आज का जो मुद्दा है एजुकेशन और लाइवलीहुड, जो विमुक्त जातियों के संदर्भ में या उनके नजरियों में कैसा ये काम आ रहा है, या हम देख रहे कि आज ये कोसों दूर है इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं से, जैसे हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो जाता है रोटी, कपड़ा, मकान और साथ ही बेसिक जरूरतें। पर विमुक्त जातियां आज भी स्टेबल तरीके से नहीं रुक पाई है। आज भी उनका रहन सहन, खान पान एक अलग ही संस्कृति को हमें बताता है। तो मैं आपको पारधी समुदाय के बारे में बताने के लिए जरूर समझता हूँ कि पारधी समुदाय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पारधी और घुमंतू समुदाय का कालिदास जी ने भी बताया और मीरा जी ने भी बताया है। पर मैं बस इतना ही कहता हूँ कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमेशा CTA और आदतन अपराधी जाति जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। पर हम लोग आज के मुद्दे में वर्तमान में इससे ज्यादा देखने की जरूरत है। सभी विमुक्त एक्टिविस्ट और विमुक्त जातियों के साथ संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करती है, इनके लिए बहुत जरूरी है कि आज के मुद्दे में हम इन जातियों की पहचान, लाइवलीहुड और एजुकेशन को कैसे देख रहे हैं, कहाँ पर ये चीजें हमें व्यवस्थित दिखती है और कहाँ एक बड़े लार्ज स्केल पे हमें व्यवस्थित नहीं दिखती है। तो देखते कि हम लोग आज हम बात करें कि ST SC से भी अगर कहीं ज्यादा गया गुजरा, मतलब ऐसे हास्यकृत लेवल पे अपना जीवन यापन करना है, तो वो विमुक्त जातियां है, वो पारधी घुमंतू जाति है।
देखते हैं। तो एजुकेशन की बात करें तो मतलब शुरू से हम सीटीए के टाइम की बातें है, विचुअल ऑफेंडर के टाइम से ही देख रहे हैं कि बिल्कुल कम्युनिटियों में विमुख और पारदी जैसे समुदायों में एजुकेशन नहीं है। पर आज कुछ टाइम पहले से पारदी समुदाय में भी कुछ युवा साथी जो पढ़ रहे, हम जैसे युवा साथी पढ़ रहे, शायद हम लोग पारदी समुदाय की मध्य प्रदेश और भोपाल में पहली पीढ़ी है जो हम लोग अभी एजुकेशन से जुड़ पाए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी फैमिली, हमारे समुदाय अपने आप में कैपेबल नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें पढ़ा पाए, क्योंकि उनके पास ऐसा कहीं नहीं है, उनके पास कुछ ऐसी जरूरत सुविधा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा पाए, एजुकेशन से जोड़ पाए। पर फिर भी बस्तियों में संस्थाओं के माध्यम से, प्राइवेट संस्थाओं और संगठन, कुछ समूहों के माध्यम से यूथ आज पढ़ने की स्थिति में आ रहा है। अगर बात करें एजुकेशन की तो पारदी समुदाय मध्य प्रदेश में शायद कोई 2% युवा भी हो मध्य प्रदेश में पारदी समुदाय के जो पढ़े लिखे हो, जो 10वीं पास पढ़े हैं। और यहाँ ही पारदी समुदाय में देखने की बात ये भी है कि लड़कों को, पुरुषों को कितना आसानी हो जाता है और लड़कियों को कितना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं अपने पारदी समुदाय की बात करूँ तो पारदी समुदाय में कमाने की भूमिका में लाइवलीहुड का बड़ा हिस्सा महिलाएं देखती। हमारे यहाँ पुलिस का बहुत ज्यादा डर, क्योंकि आए दिन पुलिस की प्रताड़नाओं से उन्हें झेलना पड़ता है। मारपीट है, पुलिस भी मार रही है, समाज में मार रही है और शासन प्रशासन सब मार रहा है। ये ऐतिहासिक तौर पे है, पर ये आज भी 150 साल हो रहे ना 12 अक्टूबर को सीटीए को, और 31 अगस्त हमने मनाया है। 150 साल बाद भी विमुख घुमंतु जातियों के व्यवहार हो ना, सरकार उन्हें चोर बोलती आ रही है, सरकार इन्हें मारती आ रही है, सरकार सब कुछ करती आ रही है। पर क्या सरकार इनके वेलफेयर के लिए, इन्हें सुधारने के लिए, इन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाए, अच्छा रोजगार मिल पाए, क्या सरकार इनके लिए कोई काम नहीं करती? हमने देखा है कि रेणुका आयोग ने इतना सारा काम किया है। इदाते जी से हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले इदाते जी से भी मिले जो विमुख अधुमक्कड़ आयोग के नेशनल प्रेसिडेंट बने हुए। तो ये रिपोर्टें आ जाती है, डेटाबेस चीजें आ जाती है, रिसर्च हो जाती है, पर इन्हें बेसिक तौर पे और प्रैक्टिकली तौर पे कितना चीजें इन तक प्रोवाइड हो पा रही, ये चीजें नहीं दिखती है। आज पारदी समुदाय की बात करें तो पारदी समुदाय 40 से 50 साल पहले भोपाल जैसे शहरों में, इंदौर जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बस्तिया लेवल पे रह रहा है। 60-60, 100-100 घर की बस्तियां हैं। भोपाल में लगभग 10,000 की तादाद में पारदी समुदाय, पर सरकार बोलती है हम पारदी समुदाय को नहीं जानते। साथ ही साथ भोपाल, सीहोर, इन तीनों जिलों में पारदी समुदाय को जनरल कैटेगरी में डाला, मतलब सामान्य, मतलब ठाकुर पंडित, जो ये वाली श्रेणी इसमें डाला। हम लोग 2002 के पहले ST/SC में, तो उस समय जब ST/SC में आते थे और पारदी समुदाय, घुमंतु समुदाय, तो वो बहुत कम जगहों पे उन्होंने अपने स्थान रहने के लिए घर बनाए। पर ये चीजें हो रही है क्योंकि अभी भी पारदी समुदाय भोपाल शहर में कबाड़ बीनने का, कचरा बीनने का काम है। अब जैसे जैसे आप देखो कि भारत से, अपने भारत देश में स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट आए हैं, कई भोपाल के साथ कई भारत के जिलों में, बड़े बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेक इन इंडिया स्मार्ट सिटी, इन प्रोजेक्ट के नाम पर जो काफी ज्यादा शहरों को वो किया जा रहा है, और इसका असर मुझे लगता है कि विमुख जातियों पे भी हो रहा है, क्योंकि पुराने जो शहर है वो तोड़ा जा रहा है और नई जगह, नए नए मकान, नई बिल्डिंग, नया शहर बसाए जा रहे हैं इनके नाम। साथ ही साथ पारदी कबाड़ा बीनने का काम करता है, कचरा बीनने का काम करते हैं। तो सुबह से 5 बजे से 4 बजे से कम्युनिटियां में महिला है, महिला मेन भूमिका हमारे समुदाय में कमाने की भूमिका, महिला और लड़की। क्योंकि पारदी पुरुष कमाने जाता है तो पुलिस उन्हें उठा के जेल में डाल देता है, थाने में डाल देता है, चोरी के इल्जाम लगाते हैं। ऐसा नहीं कि पारदी पुरुषों ने कभी काम के लिए सोचा नहीं, पर उन्हें हर बार यही चीजें करने की मिलती है कि पुलिस उन्हें उठा के डाल देती है। तो महिलाएं हमारे घरों में से बाहर निकलती है, कबाड़ा बीनने जाती है, कबाड़ा बेचती है, 300-400 का बेच कर घर लाती है। अब वो 300-400 की शुरुआत दिन के 5 बजे 4 बजे से महिलाएं घर से बाहर, पर स्मार्ट सिटी जैसे और नगर निगम जैसी जो चीजें हैं शहरों में, वो पूरा कबाड़ा बीन कर ले जाती है, कचरा उठा कर ले जाती है। तो बहुत संघर्ष है जीवनों में, क्योंकि एक पारदी महिला जब कबाड़ बीनने निकलती तो उन्हें कितने पुरुषों का सामना करना पड़ता।
कई ऐसे पुरुषों से भी टकराती है जो नशे में होती है, जो गंदी नजरों से महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को देखते हैं। और ऊपर से पुलिस जो हमेशा उनसे हफ्ता वसूलने के लिए लेती है, क्योंकि अभी शहरों में इतना साफ सफाई चल रही है तो कबाड़ नहीं मिलती, लोहा टीन ये सब उठा भी लेती है। अगर कहीं टूटी बाल्टियां पड़ी है, कहीं घरों के आसपास कुछ सामान रखा है छोटा मोटा, वो उठा लेती है। और समाज और पुलिस की नजरों में वही एक बड़ा क्राइम हो जाता है। तो वो नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि रोजगार है तो कितना है, क्योंकि पारधी और तमाम विमुक्त जातियों के पास जो पारंपरिक सरकार ने तमाम एक्ट लगा के छुड़ा लिया, सीटीए लगा लिया, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लगा लिया, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लगा लिए। तो ये जो पारंपरिक काम थे, जैसे पारधी का पारंपरिक काम है शिकार, उनके पास, पारधी समुदाय के पास इतने सारे जाल है, और वो ऐसे जाल है जो जानवरों की हड्डियों से, उनकी नस आंतों से बनाए गए। मतलब ऐसे जाल का पारधी समुदाय ने निर्माण किया था, जिन जालों से जानवर को पकड़ा तो जाता था पर जानवरों के साथ हिंसाएं नहीं होती थी, जानवर मरते नहीं, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल लचीले टाइप के जाल हुआ करते थे जिनसे पारधी समुदाय शिकार करते आ रहे। पर सीटीए के टाइम से जो तमाम एक्ट बने, सीटीए ने हमें, मेरा मानना है कि सीटीए ने शायद विमुक्त जातियों को कम परेशान किया होगा जितना हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के आज प्रेजेंट टाइम में हम इम्पैक्ट देखते हैं कि किसी भी पारधी घरों में पुलिस घुस जाती है। इतना घुसती है कि पुरुष, महिला या नए शादी के युवा साथी किस हालत में सो रहे होंगे नहीं देखती है, उन्हें उस हालत से उठाकर थाने में ले जाती है। इतना खतरनाक वायलेंस होता है, इतना ज्यादा मारपीट है कि आप उस वायलेंस को, मुझे लगता है कि हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, इतना खतरनाक वायलेंस है शहरों में। तो इस डर के कारण पारधी पुरुष कमाने की भूमिका में थोड़े पीछे, क्योंकि जब हम एसेंशियल टाइम की बात करते हैं, हम लोग प्राचीन टाइम की बात करते हैं, तो पारधी समुदाय में भी महिला पुरुष इक्वल टाइप तरह से काम करते हैं। पर ये काम कैसे धीरे धीरे सरकार की नीतियों, पॉलिसियों, सरकार के लॉस की वजह से कैसे कैसे ये इक्वलिटी पारधी पुरुष और महिला में कम होती जा रही है, तो वो हमें देखने की, मतलब एक नजरिया, मुझे लगता है कि इस नजरिए से भी चीजें आनी चाहिए जो नहीं आ पाती है, क्योंकि हमेशा हम बड़े बड़े लेवल पे सीटीए की बात कर लेते हैं। पर अभी क्या हो रहा है ना, कम्युनिटी एजुकेशन की भी बात करें हम लोग, एजुकेशन का भी, मेरा तो सबसे बड़ा पहला मानना है कि सबसे पहले अगर कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की कोई भी गवर्नमेंट अगर विमुक्त जातियों का साथ काम करना चाहती है, संस्थाएं, संगठन, तो इन्हें पहले इनकी स्थिति पर काम करने की जरूरत है कि रोजगार में जन भागीदारी भी हो इन कम्युनिटी की, और रोजगार कैसे इन कम्युनिटी के, या फिर हम कोई पारंपरिक तरह से इनकी चीजों को हम लोग कैच करते हुए इन्हें रोजगार प्रोवाइड हो पाए, या सरकार ऐसी पॉलिसीज करे कि जो इन समुदाय के वेलफेयर के साथ बनाते हुए इनकी रोजगार को इससे संबंधित चीजें देखी जाए। एजुकेशन का भी बहुत बुरा हाल है कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी भी अपने आप में रोजगार, एजुकेशन को पता नहीं किस स्थिति में समझती है, क्योंकि पारधी समुदाय में हम लोग पहली पीढ़ी है जो मुस्कान जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसे गैर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनों की वजह से हम लोग भी पढ़ पाए और वो हमारी स्थिति को समझ पाए और आज भी समझ पा रहे। और कोविड में पिछले 2-3 सालों से स्थिति नहीं बन पा रही है कि हम लोग, हमारे बच्चे या हमारे समुदाय के बच्चे या हम लोग भी जाके पढ़ पाए, वो स्थिति सभी देश में खराब हो रही है, ये हमारा। पर पारधी समुदाय में एजुकेशन का माहौल शुरू से नहीं, और खासकर लड़का किसी भी एक जद्दोजहद, मुश्किल एक संघर्ष के बाद आके पढ़ते दिख जाता है पारधी समुदाय में या विमुक्त जाति, पर लड़कियों की स्थिति या महिलाओं की स्थिति और ज्यादा भयानक और गंभीर स्थिति है, क्योंकि कम्युनिटी में ऐसी भी अवधारणा या पूर्वग्रह है कि पारधी लड़कियां पढ़ना मतलब कहीं बाहर भाग जाएगी या इंटरकास्ट मैरिज कर रहेगी वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें होती है। पर मुझे लगता है कि ये सारी, पर सबसे बड़ी चीज है पारधी महिलाओं का भी या बच्चों तक का, लड़कों का नहीं पढ़ना, कि कम्युनिटी की स्थितियां किस टाइप की है, कम्युनिटी के पास कितने चीजें हैं कि कम्युनिटी अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां कर पा रही, वो कितना कर पा रही, वो बड़ा सवाल, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत नहीं दिख पा रहा है। और हम सब भी मानते हैं ना कि एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है चीजों के लिए, कि एजुकेशन होगा तो शायद लाइफ सुधरेगी, लाइफ में कुछ चेंजेबल चीजें आएगी। बट इतना बड़ा वर्ग है, विमुक्त जातियां बहुत बड़ी जातियां है, मतलब गिनती में आप देखो तो मुझे लगता है कि 12-14 करोड़ के ऊपर ही है पूरे देश लेवल, और इतने बड़े वर्ग के साथ सरकार लगातार खिलवाड़,
जिसके पॉलिसी बना दी है, पर वो नहीं सुनते ना। मध्य प्रदेश, भोपाल में, तमाम देश भर में विमुक्त जातियों के लिए डिपार्टमेंट में, पर पॉलिसी बन गई। पॉलिसी को पाने के लिए क्या उसका जरिया क्या है, प्रोसेस क्या है? आप समझिए कि इतनी खतरनाक प्रोसेस है कि नहीं हो पाएगा। एक तो पारधी समुदाय को मध्य प्रदेश में एसटी एससी की कैटेगरी से 2002 से पहले भगा दिया, जनरल कैटेगराइज कर दिया। अब मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं है, पर हम लोग कर पा रहे, संस्था मदद कर पा रही कि उनकी मदद हम लोग पढ़ पा रहे। और इतना बहुत बड़ी चीजें होती है क्योंकि फैमिली अपने आप में कैपेबल नहीं है पढ़ाने के। पर सरकार हमें बिल्कुल मदद नहीं कर रही। सरकार बोलती है कि घुमंतु जाति का प्रमाण पत्र, घुमंतु जाति प्रमाण पत्र में सीधा कहा गया कि ये आरक्षण हेतु नहीं है, ये कास्ट सर्टिफिकेट आरक्षण हेतु नहीं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते। तो फिर विमुक्त जातियों के लिए आपने पॉलिसी वैसी नहीं बनाई है, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे अपना अगला भविष्य कैसे? तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा लेवल पे देखने की मुझे लगता है कि ज्यादा चीज है। और जो पारंपरिक काम है उसमें पारधी समुदाय और तमाम विमुक्त जातियों को इसमें कच्ची दारू महुआ भी बनाना है। और हम देखते हैं कि तमाम वायलेंस हो रहा है। मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि पिछले 1 साल में हम लोग कम से कम 5 कस्टोडियल डेथ को विमुक्त जातियों में फेस कर रहे हैं, जिसमें कंजा समुदाय, 3 पारधी समुदाय, जिसमें एक राजस्थान के कोटा के देवली इलाके में एक पारधी महिला जो प्रेग्नेंट महिला थी, उसे इतनी ज्यादा टॉर्चर किया गया पुलिस थाने के अंदर कि वो मर गई। और वो प्रेग्नेंट थी 3 महीने। हम अभी साल ही ये केसों को देख रहे हैं, कम से कम 4 केस हम लोग अभी समझ रहे हैं इतने बड़े लेवल पे। और ये हो रहा है क्योंकि आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ पाए तो हम अपनी कम्युनिटी मदद कर पाए। अगर कोई कम्युनिटी में कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई लड़कियां नहीं होगी या कुछ ऐसे संगठन, तो फिर वो तो समुदाय तो खत्म हो रहा है ना दिन। तो वो सारी चीजें ज्यादा लेवल पे देखने की चीजें, यहाँ तक कि इतना ज्यादा वायलेंस है कि बस्तियों में, हमारी एक बस्ती है भोपाल में ही, वहां पर एक ही साल के अंदर कम से कम 35 सुसाइड है, 35 सुसाइड है। फांसी, एक ही ट्रेन है कि फांसी लगा के युवा साथी, और हर उम्र का, मतलब बुजुर्ग से लेकर बच्चा, 13 साल का बच्चे की मानसिकता में क्या चल रहा है ना, को फांसी लगा के मर जाए। तो वो उसका आप पूरे होल सोल उसकी मेंटेलिटी की चीजें जांचोगे या समझोगे तो समझ में आएगा कि उसमें एक बड़ा हिस्सा पुलिस का भी है, जिसकी वजह से कम्युनिटी में लगातार वायलेंस है, इतनी सारी चीजें जिसमें रिश्वत की बातें, इतना महिलाओं की बातें, लड़कियों को शटरों में, दुकानों में रोक के मारा जाता है, पूरी चीजें हैं जितना हो रहा है। और उसमें वही महिलाएं परिवारों में, समुदाय में कमाने की भूमिका में, तो वो कितने लोगों को फेस कर रही है ना बाहर। आए एक मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो समझने की बात है। मुझे लगता है कि हम लोग आज की प्रेजेंट की बात करें क्योंकि उसका असर दिख रहा है, क्योंकि वो पुराना है, पर आज कितना वो असर की वजह से कितना मुश्किल जीवन हो रहा है। क्योंकि हमें काम चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि काम होगा तो बेहतर जीवन की आप कामना कर सकते हो। और अगर बेहतर जीवन हो पाएगा तो फिर फैमिली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होगी। और उसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जरूर, जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि ये मैंने अपनी बात लाई है इतना कहने के लिए। वो सबका संघर्ष ऐसा ही है, मेरा भी संघर्ष वैसे ही गुजरा है। कई बार थानों में मार खाया है, 17 दिन जेल में भी रहा, कई कुछ हुआ है हमारे साथ। और फिर ऐसी स्थिति में अपने आप को पढ़ना, समझना, कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ना और खुद के भी राइट्स के लिए लड़ना और अपनी एक पहचान बनाना, इस समय विमुक्त जातियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की अपनी पहचान साबित करना, क्योंकि वो नहीं है। सरकार पारधी को पारधी मानने के लिए नहीं कबूल कर रही है, तो वैसी स्थिति हो रही है। शुक्रिया, आपने मौका दिया। तस्वीर मतलब बहुत ही रियल, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। ये बहुत गहन सच्चाई है इस जमीन की। यहाँ पे घुमंतु समुदाय के युवा बस युवा नहीं है, और उनके रोजगार और शिक्षा के जो सवाल है वो बहुत ही मतलब समाज के ऊपरी ढांचे में आने वाले महत्वाकांक्षा और एम्बिशन से अलग है। जैसे तस्वीर ने हमें कहा कि यहाँ पे रोजगार करना है तो आपको पुलिस का सामना करना है। मीरा ने हमें कहा कि यहाँ पे शिक्षा अगर पूरी करनी है तो लोगों के नजरिए का सामना करना है। तो सफर जो है वो एक्चुअली काफी स्ट्रगल का है। मेरा आप अगर ब्रीफ में कहोगे तो फिर मेरे पास जो दिमाग में है वो मैं 5 मिनट में कंक्लूड करूंगी। जी दीपा, Tasveer, yeah, again one more very powerful presentation. Tasveer is a law student, one of the first generation law students from Bhopal.
from the Pardi community. He is a activist also. He is also a young poet, and he spoke extensively of the struggles of the Pardi community. And one running thread throughout his entire presentation was one running thread was, the importance of, he said that it is necessary to talk about the historical context, but we also have to talk about the community's struggles in today's context and issues of access to education, livelihoods, and other contemporary struggles. So he began by saying that it's important to speak about all these issues on multiple platforms, because the atrocities on all the communities, whether it is Pardi community or other Vimukta Ghumanta communities, continues even now, and a lot of instances even do not come to light. And he says we are still miles away from accessing education and livelihood options with dignity. He said that, in fact, if one contextualizes the situation of Vimukta Ghumanta communities, in some ways it is even more dire and difficult than Dalit and Adivasi communities, because access to education, livelihood, government policies, and later in his talk, he also spoke about the lack of access to reservations, and therefore that makes it that much more difficult for Vimukta Ghumanta communities to access all these rights. He says in Madhya Pradesh, he is one of the first generation people studying, and studying law again is no small thing. It is very difficult for families to actually educate their children. He was saying overall, in fact, in MP itself, from within the Pardi community, less than 2% of the young people have access to education. And it is, and if this is a condition of boys, imagine the condition of girls, that is even more difficult. He says, while on the one hand, there is a lot of burden on women to work, it's not as if men do not work or want to work, but the police repression and violence is so intense. So many times it is women who have to work and go early morning. They start at 4 o'clock. They largely do rat picking in Bhopal. Even now across 50-60 bastis, they live in various hutments. So the situation is very difficult for the Pardi community. He spoke of the lack of government interventions meaningfully. He was saying the Renke Commission was constituted and they gave many good recommendations. We've recently met the subsequent chairpersons of the NTDNT Commission also, but there is a lot of talk at the level of research and academia, but at the practical level, there is still so much to do in terms of concrete measures. He was speaking of, in Bhopal itself, there are more than 10,000 people from the Adivasi, from the Pardi community, and then in the neighboring districts as well. In districts such as Sihor, there are more people, but he was mentioning how since 2002, Pardis have been put in open category, and he says, he asks a very important question: how can we compete with the relatively privileged Thakurs and Pandits if we are put in the open category? So he was also speaking of, again, how urbanization, like, smart city projects and all, they continue to displace people from their bastis and make even the already scarce livelihood options even more difficult in the name of making cities more posh and plush. Then he also spoke about sexual violence that women face, physical violence that men face. He also referred to the Habitual Offenders Act and says that in many instances, the Habitual Offenders Act is used in even more, that is a larger problem probably in today's context than the CTA. So we also need to look at that. From his own personal example, he says, as a law student, even now, I do not have adequate access to money to study law. It is because of some organizations that we are trying to study this much, but how much can independent organizations do? It is the role of the government that has to intervene. He also spoke about employment and said there has to be Jan Bhagidari, as in people's participation, to ensure that livelihood options that are suitable to the community are actually granted. He says because of COVID, already education has been so scarce, and with COVID, educational access has become even more difficult, especially for girl students. He says, for more than 14 crore people across the country, that is the population of the Ghumanta and Vimukta communities, there are very little substantive policies. And giving the example of Madhya Pradesh, he said there is a department, but where exactly is the specific process of implementation?
And in that context, he spoke of reservations, and he also again referred to multiple instances of atrocities. He said in the last year itself, there have been 5 instances of custodial deaths. 3-month pregnant Parthi woman was killed in Rajasthan. And then there have been multiple, almost 35 instances of suicide in and around Bhopal alone, including of some young children. So what is categorized as suicide is actually structural violence, is what he was trying to say. So these are all many significant issues, but he foregrounds the need for access to education and livelihood. And he says none of us, including my own self, he says have, I've also been in jail for 17 days and was beaten up, but we continue to struggle for our right to education and livelihood. And identity is one very important part of our struggle, because the government is trying to erase our identity. So we, with our identity, we continue to fight for education and livelihood. यहाँ पे मुझे जो समझ में आया है, या मैं जहाँ पे कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं बहुत ही ब्रीफली रखूंगी। मुझे तो बुलेट पॉइंट जो है वो यहाँ पे फिर से एक बार जो साथियों से आया है वो रिपीट करना जरूरी लग रहा है। बहुत अहम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भटके विमुक्त साथी जब भी अपनी बात करते हैं, वो बस अपने समुदाय के बारे में बात न करते हुए सारे घुमंतु समुदाय के वंचित और मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इसे हम बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में सोच सकते हैं कि ये जाति व्यवस्था को, घुमंतु समुदाय जो है वो जाति व्यवस्था की और धर्म व्यवस्था की उपज है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक तरह के इंजेक्शन और एक तरह का जो है वो पतन यहाँ पे चलता है, जहाँ पे घुमंतु समुदाय के अंतर्गत संघर्ष निर्माण होते हैं। मीरा ने इस तरह के मुद्दे रखे कि लाइवलीहुड और एजुकेशन ये बहुत नजदीक के साथ दस्तावेजों के साथ जुड़ा हुआ है। तो दस्तावेज एक कठिनाई न होते हुए मुझे लगता है वो सामाजिक रणनीति है, वो एक तरह की पॉलिटिकल रणनीति है। घुमंतु समुदाय के लोग अपने दस्तावेजों तक पहुंचे ही ना, क्योंकि वो अगर अपने दस्तावेज पॉलिटिकल विल से, सोशल विल से कर पाते हैं तो वो रोजगार और एजुकेशन में कुछ सहूलियत के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तस्वीर में जिसका घुमंतु बहुत बड़ी संख्या है जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, रहिवासी प्रमाण पत्र हम नहीं निकाल सकते, और ऐसे मौजूद है। उसके वजह से हम कोर्ट और कई मामलों में स्कूल से और कॉलेज से हमारा बाहर निकलना संभव हो जाता है। एक बहुत बड़ा प्रमाण जो है ड्रॉप आउट का वो यहाँ पे बढ़ जाता है। कोरोना जैसी कंडीशन में हमने देखा कि ऑनलाइन जैसे स्टडीज यहाँ पे चलते हैं। घुमंतु समुदाय टेक्निकल डिजिटल वर्ल्ड में क्या फिट हो पाएगा? अगर वो नहीं हो पाएगा तो उसके लिए क्या पॉलिटिकल और सोशल एफर्ट्स लिए जाते हैं जहाँ पे हम इस मेन स्ट्रीमिंग के रफ्तार के किनारे तक पहुंचे। समझ सकते हैं कि कितने आ पाएंगे, लेकिन हम किसी किनारे तक पहुंचे क्या, उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल सॉरी यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। 2-3 पॉइंट मुझे बहुत अहम लगे कि समझो हम हमारे स्ट्रगल के साथ संस्था, संगठन और अभियान के साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम हमारा रोजगार और एजुकेशन तक भी पहुंच पाते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो एस्टैब्लिश नजरिया है, जो प्रस्थापित नजरिया है, जो हमें डिस्क्रिमिनेट करता है, बार बार कई अंगों से बताते हैं कि आप यहाँ पे सुबह नहीं हो, आप यहाँ पे नाकारे हो, बहुत ताकत के साथ तोड़ने की झूठ की जरूरत मुझे साथी मेरा भी बोला कि जो इस समुदाय के परंपरागत व्यवसाय है, जो संवेदनपूर्ण है, क्रिएटिव है, उसको प्रिजर्व करने इन कम्युनिटी दीपा आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मीरा जी आपकी, दीपा जी। वो डिस्कनेक्ट हो गई शायद ना, हो गई वो। हाँ डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ नहीं है, बट उनका माइक यहाँ दिख रहा है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा यहाँ पे ये क्या पूरी दुनिया में ही चला है अभी कहाँ हाँ दीपा आपका लास्ट एक पॉइंट रिपीट कीजिए, आवाज ठीक नहीं था। तो तस्वीर और हमारे तीनों ने बोला, कालिदास सर ने भी कई सारे कम्युनिटी के
जो माध्यम है वो डिस्कस किए, जो माध्यम उन्होंने खुद ढूंढते संशोधन किए थे, उन्होंने आज तक वो टिका के रखे हैं। वो उपजीविका ही माध्यम न होते हुए वो उनके जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण आयाम बन गया है, अहम बन गया है। क्या वो एक मेन स्ट्रीमिंग सोसाइटी के लिए मायने रखता है? क्योंकि मेन नेतृत्व अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बोलो। मैं वीडियो ऑफ ही रखती हूँ, शायद यहाँ पे नेटवर्क की इशू है। मीरा, मैं ये कह रही थी कि जो हमारे घुमंतु समुदाय ने ढूंढे हुए जीने के तरीके हैं, उसको सच में बहुत ही विले साथ देखने की जरूरत है। और ये किसी संस्था संगठन का काम न होते हुए ये सरकारी काम है, ये पॉलिटिकल हो रही है क्या? अश्विनी, आप पिचिन करेंगे क्या? नहीं तो लगता है दीपा का बार बार कट रहा है। दीपा जी की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हाँ अश्विनी, आपको पिचिन करना है यहाँ पर, हम या तो फिर स्पीकर्स को कंक्लूडिंग कमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ दीपा वापस आई। हाँ सॉरी यार, क्या करें। होपफुली अभी मैं ना जाऊं, मैं ब्रीफली बोलती हूँ 2 मिनट में, क्योंकि नेट चला जाएगा। तो मुझे ये साथियों से 2-3 चीजें बहुत जरूरी लगी कि रोजगार और एजुकेशन को अगर मुख्य प्रवाह में लाना है तो उसके लिए संसाधन निर्मित, रिसोर्स बिल्डिंग घुमंतु समुदाय के इर्द गिर्द होना बहुत जरूरी है। और वो रिसोर्स बिल्डिंग जो है वो बहुत ही तगड़ी इच्छा शक्ति से होना जरूरी है, जो सरकारी काम है। अभी कई सारे घुमंतु समुदाय की बस्तियां हैं जहाँ पे आईसीडीएस की आंगनवाड़ी भी नहीं होती है। तो रोजगार और एजुकेशन की बात तो दूर है, हमारे पालों तक, पाल धारकों तक आयन के टैबलेट भी अगर समय पे नहीं पहुंच पाती है, जो कॉमन एक क्राउड तक पहुंच पाती है, तो रोजगार और एजुकेशन तो एक गहन सवाल है। तस्वीर ने जो मुद्दा रखा कि सुसाइडल कस्टोडियल डेथ, क्या ये मुद्दे सच में नजरअंदाज करने जैसे है? तो वहां पे एक सवाल उठ जाता है कि क्या हम सच में भारत जैसे डेमोक्रेटिक प्लेस में अगर ब्रिटिश कानून से ही चल रहे हैं, अगर उसी इच्छा शक्ति से और परायेपन से चल रहे हैं, तो घुमांतु समुदाय के विकास की कई रणनीति जो है वो रास्ते में ही प्रतीक्षा करेगी। तो मेरा अंग्रेजों ने डिस्क्रिमिनेट किया, आइसोलेट, क्रिमिनलाइज्ड किया, लेकिन उसके अंदर और ज्यादा कंट्रीब्यूट किया यहाँ की जाति व्यवस्था ने, यहाँ के कास्ट सिस्टम ने। और कास्ट सिस्टम से लगातार होते हुए जो एक अनटचेबिलिटी, एक नजरिया, संसाधनहीनता, कमतरता जो यहाँ पे आ रही है, वो यहाँ का रोजगार और एजुकेशन के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालने वाली है। मुझे लगता है कि तस्वीर, डॉक्टर कालिदास, मीरा, इनकी बातों से हमें ये बहुत बखूबी समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे अगर रोजगार और एजुकेशन के सही मायने में अगर हस्तक्षेप नहीं किए जाएंगे, तो ये कम्युनिटी जो हिस्टोरिकली दमन से, पतन से, एक तरह के डिस्क्रिमिनेशन और आइसोलेशन से गुजरी है, उसे इस रफ्तार के अंदर अपना अस्तित्व टिकाए रखना बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। मैं यहाँ पे रुकती हूँ मीरा, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हमारे साथ ही तस्वीर जो है वो कविताएं भी लिखते हैं, अगर किसी के सवाल आए हुए हैं तो हम बोल ले सकते हैं, या फिर हम तस्वीर की जो कविता है वो भी सुनेंगे, जिसको हमारी साथी अश्विनी जो है वो थोड़ा सा विवरण करेगी उस कविता का। तो कैसे आगे जाए मीरा? कोई सवाल है हमारे साथियों के लिए? क्योंकि हाँ दीपा जी, नहीं, क्योंकि हाँ कोई बोल रहे हैं साथी। हाँ मैं कुछ मतलब एक सवाल और जोड़ना चाहती हूँ इसके अंदर। कौन? ये आवाज किसकी आ रही है?
हाँ, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट, हेलो, हाँ बोलो मीरा। वो डॉक्यूमेंट को लेके है ना, जो बात निकली थी ना, उसके अंदर जैसे कि आधार कार्ड, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, उसके अंदर जैसे कि डॉक्यूमेंट वगैरह आधार कार्ड होता है ना, तभी उसको एडमिट किया जाता है, तभी उसको दवा गोली दी जाती थी। उसके अलावा उसको उन लोगों को मतलब एडमिट नहीं करते जब तक उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। तो इस वजह से उनको डॉक्टर भी उनको बाहर निकाल देते थे। तो हाँ मीरा, आवाज कट गई शायद ना। सही है मीरा का, क्योंकि वो सिर्फ कागज तो है ही नहीं ना, वो आपको योजनाएं और धोरण के एक्सेसिबिलिटी के माध्यम है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि दस्तावेज ना होना ये कोई अड़चन नहीं है, ये रणनीति है कि ये ना हो। ये नहीं मिलेंगे आपको, इतने बड़े पॉपुलेशन के एक्सेसिबिलिटी रोकने की ये रणनीति है, उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं नजर आते हैं। यस मीरा, तुम कुछ कह रही थी। हाँ, तो वो इस वजह से वो सही से अपना इलाज नहीं करवा पाते ना, इस वजह से वो अपनी मतलब जान भी खतरे में दे सकते हैं ना। वो इस तरह से कई लोगों को देखा है, वो इस मतलब उसका सही समय पर उसका शरीर का संतुलन नहीं बनाने की वजह से वो अपनी जान भी दे देते हैं। बिल्कुल। थैंक्स। शुरुआत में कालिदास भाई भी उनका कुछ बिंदु था, तो आई थिंक वो भी संक्षिप्त में अपनी बात अगर रख सकते हैं। कालिदास भाई, अभी के संदर्भ में जैसे तस्वीर भी बता रहे थे, तो अभी के संदर्भ में आपके कुछ ठोस बिंदु है जो आपको लगता है कि करना जरूरी है, तो उस नजरिए से आप प्लीज। Thank you, sir. Very important issues has raised by the तस्वीर परमार and मीरा। दोनों ने काफी सारे बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए एक्चुअली। मैं उससे सहमत हूँ। अगर मुझे अलाउड करें कि आप थोड़ा सा समय पारदी समाज के बारे में बोलने के लिए, तो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस में आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब यहाँ का दौर इंडिया में का सोशल एक्टिविज्म फॉर एंटी डीएनटी शुरू हुआ, तब हमें ये देखने मिला है कि 1998 को महाश्वेता देवी के साथ लक्ष्मण गायकवाड़ जी काम कर रहे थे, और उनके साथ गणेशा देवी भी थे तब उनके साथ। तो 1998 ये हमारे लिए पारदी समाज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दैट टाइम फर्स्ट कस्टोडियल डेथ ऑफ पीने हरी काळे फ्रॉम द बारामती। तो पीने हरी काळे का फर्स्ट कस्टोडियल डेथ हुआ था। उसके तहत काफी सारा काम हुआ। उसके बाद इस देश में पहली बार इस टकारी भमटा या पारदी समाज से रिप्रेजेंटेशन करने वाला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर लक्ष्मण जी गायकवाड़ साहब बने, और तब जाके मुद्दे उठाए। इनका जो काम है कंटिन्यूसली स्टार्ट हुआ, फिर अलग अलग देशों में राज्यों में उनका काम बढ़ते हुआ। ये बड़ौदा में फिर सेटअप हुआ, तो भाषा रिसर्च इंस्टीट्यूट उस टाइम सेटअप हुआ। तब मुझे पता है, एज पर माय नॉलेज, तो लक्ष्मण गायकवाड़, महाश्वेता देवी एंड गणेश या देवी, इनका कंट्रीब्यूशन एक्चुअली इसमें था, इस संस्था को इम्प्लीमेंट करना और इस्टेब्लिश करना। और बाद में ये लक्ष्मण गायकवाड़ साइडलाइन हो गए। फिर अलग अलग या ऐसा भी एनजीओ की तरफ हमारे देश में हमें देखने को मिलता है। पारदी की तरफ मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं झुग्गी झोपड़ी में हट में रहने वाला, जैसे मेरी बहन अभी दीपा जी बोली कि पालवासी जो लोग हैं, जो तंबू लगा के रहते, ऐसे ही पारदी समाज रहते हैं। उनके पास पाल भी नहीं रहते, उनके पास हट भी नहीं थे। दे आर स्टेइंग इन ओपन लैंड। बेघर बेघर जैसा होमलेसनेस इनका मेजर इश्यू रहा है। कोई भी ऊपर भी छत नहीं है, आसमान उनका छत है और धरती उनका बिछाना है। ऐसी जिंदगी जीने वाले अपने पारदी कम्युनिटी है। अभी इधर महाराष्ट्र में अगर आप देखते हैं तो गांव पारदी, रान पारदी, शिकार पारदी, हरण पारदी, राजपूत पारदी, ऐसे अलग अलग इनके नोमेनकल्चर सब कास्ट है।
कुछ इनके में हंटिंग पारदी भी है, उनको फांसी पारदी बोलते हैं। ये फांसी पारदी से लेके काफी सारी जो एट्रोसिटीज की केसेस ज्यादा है वो फांसी पारदी कम्युनिटी के खिलाफ ज्यादातर होती है। और वो भी केसेस जैसे मैंने आपके साथ मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ, उनके जो केसेस है वो किधर से अनाज चुराया, किधर से रोटी चुराई, किधर से फसल कटवाई, ऐसे उनके खिलाफ केसेस ज्यादातर दर्ज है। और ज्यादातर इनको जो डकैत है, थेफ्ट है या अलग अलग क्राइम में इनको डालते हुए इस महाराष्ट्र में अभी भी नजर आता है। महाराष्ट्र में काफी सारा ये सोशल वर्कर लोगों ने काम करने की वजह से इन लोगों को अभी शेड्यूल ट्राइब में डाला है। फिर भी राज पारदी के तरफ देखने का और फांसी पारदी के तरफ देखने का जो नजरिया है समाज का, जो जाति व्यवस्था हो या जाति व्यवस्था के बाहर रहने वाले भी लोग हो, जैसे हम हमेशा इस नोशन के से देखते हैं कि इलीट कास्ट ही हमेशा एट्रोसिटी में इन्वॉल्व है, ऐसा हमें हमेशा लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया में तो उसमें काफी सारे अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस भी है जो पारदी की समाज के खिलाफ एट्रोसिटीज होती है। ये हमें एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पारदी का अगर उनको सपोर्ट मिलता है, एट्रोसिटी एक्ट का भी मिल रहा है, फिर भी इन पे होने वाले जो एट्रोसिटीज है इसमें जो केसेस है उसकी सारे ज्यादा डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। और जो टीस का तुळजापुर रूरल कैंपस है, उनके तहत पारदी डेवलपमेंट प्लान बना था और उस पारदी डेवलपमेंट प्लान के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 30 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट अलाउड करते थे। उसमें ऐसा डेवलपमेंट का एक मॉडल था कि हर पारदी को जमीन मिले और सरकार उनको जमीन दे दे, और जमीन देने के बाद फिर वेल है या नेसेसिटी जो एसेट उनको लगेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए या सीड्स के लिए या फार्मिंग के लिए अलग अलग जो भी प्रावधान है वो लगने के लिए, और या कैटल बेंचिंग है या शिप रेयरिंग है, ऐसे सारे जो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स देने के लिए एक्चुअली पारदी डेवलपमेंट प्लान था। लेकिन इस महाराष्ट्र में अगर देखते हैं तो 2011 के बाद आई वाज अटेंडेड दैट मीटिंग इन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री में मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था 2010 और 11 के बाद इस पारदी डेवलपमेंट का प्लान का क्या हुआ ये पता नहीं है। उनके कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में काफी सारे चैलेंजेस हैं। अभी ट्रेन में अगर देखते हैं तो महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़के, उनके पास एजुकेशन नहीं है, दे आर आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो आउट ऑफ स्कूलिंग चिल्ड्रन है पारदी कम्युनिटी के, दैट इज द मेजर इश्यूज है। और जो भी इंटरटेनमेंट्स हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जैसे आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, या बीपीएल के अंडर उनका इंक्लूजन होना चाहिए, बीपीएल कार्ड उनको मिलना चाहिए, रेशन मिलना चाहिए। सभी जो आजीविका के जो प्रश्न है वो भी उनके चैलेंजेस में है, और इनको इंसान बोल के, ह्यूमन बोल के आज भी ट्रीटमेंट लोग सिविलाइज कल्चर के देते नहीं है। आज भी इनके साथ कास्ट की एट्रोसिटी ज्यादातर डे बाय डे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। धन्यवाद कालिदास भाई। दीपा आप हो क्या? यस सॉरी। तो मीरा, मुझे लगता है आपका ट्रांसलेशन जरूरी है तुम्हारा, तुम ट्रांसलेट कर लो। नहीं सॉरी, थोड़ा टाइम कम है, इसलिए एक सवाल भी शायद किसी साथी ने पूछा है, तो हम बस एक सवाल लेते हैं। किशोर भाई आप संक्षिप्त में। एकदम संक्षिप्त। कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं? ओके। मेरा संक्षिप्त सवाल है कि हम एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लाइवलीहुड एंड एजुकेशन। तो मेरा सवाल है कि हम एजुकेशन की आइडिया को किस तरह देख रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ हम बोल रहे हैं एजुकेशन चाहिए, एक्सेस चाहिए, बट एजुकेशन इटसेल्फ को हम किस प्रक्रिया से देख रहे हैं इसके बारे में। आ रही है बीच में।
हाँ, अच्छा अब ठीक है? आवाज नहीं, थोड़ा धन धन रहा, कोई अलग से आवाज। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ हाँ बोलिए, मीरा समझा देंगे, आप कंप्लीट कीजिए। ओके, मेरा मेरा मेन क्वेश्चन था कि हम एजुकेशन के बारे में जब सोचते हैं, सो हम एजुकेशन और सॉलिडारिटी यानी किशोर जी, मुझे लगता है कि आप म्यूट कर दीजिए, आपका सवाल पहुंचा है। आई डोंट नो कहाँ से आवाज आ रही है, आई डोंट नो। सही तो बात नहीं, आपका उन्हीं सवाल के यहाँ से आ रही है, बट दीपा वो सवाल शायद तस्वीर या मीरा अगर जवाब देना चाहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर या मीरा या इवन जो पैनलिस्ट है वो जवाब देना चाहे कि शिक्षा की मुख्य संकल्पना हमारी क्या है। घुमांतु समुदाय को अगर हम ध्यान में रखते हैं, हमें शिक्षा चाहिए, पर हमारी संकल्पना क्या है, हमारी मेन कल्पना क्या है? मीरा, तस्वीर, कोई भी। मैं कुछ थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। एक तो देखो, ये जो बात कही सर आपने, किशोर सर ने, कि ये जो शिक्षा की संकल्पना और हम लोग उसके उनमें हमारी भूमिका क्या है। तो हम लोग अभी बस्ती लेवल पे लाइब्रेरी प्रोग्राम के थ्रू इस कोविड के टाइम में चला रहे हैं, जिससे बच्चों तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं कि बच्चों को कम से कम, जो भी कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और अभी 2 साल उनके खराब हुए या बर्बाद हुए, तो वो 2 साल में हम लोग क्या कवर कर पा रहे हैं कि वो बच्चों ने जो सीखा है स्कूलों में वो छूटे नहीं। और साथ ही साथ के मध्य प्रदेश का तो एक ऐसा भी हालत है कि मध्य प्रदेश में कुछ समय में लगभग 12 से 15 हजार गवर्नमेंट स्कूल भी बंद हो रहे हैं। तो पूरी स्थिति तो सभी जगह से एक जैसी नहीं हो पा रही है, पर हमारे लेवल पे हम लोग अभी, जो हमारा एक मजल पारदी युवा समूह बना है, तो हम लोग अभी कम से कम 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारी पहुंच हुई कि हम लोग अपनी कम से कम पारदी बस्तियों को तो या गांव को कवर करने की कोशिश करें कि हम वहां पर पारदी यूथ को ढूंढे, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दे, लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं और हम अपनी चीजों को कैसे जोड़ते हुए अपने साथ आए। तो वो हमारी कोशिश अभी शुरू हुई पिछले 2 साल से, क्योंकि हमारा अभी नया नया समूह भी है, पारदी युवा समूह, जिसमें लगातार यूथ ही है, 17, 18, 20 साल, 22 साल के बच्चे हैं। तो उस टाइप से हमारी सबकी चल भी रही है ट्रेनिंग नुमा के, हम लोग बस्तियों लेवल पे अपने समुदाय में तो पहुंचने की कोशिश। एक में मीरा, साथी मीरा, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जैसे कि बच्चों की शिक्षा को लेकर अभी तो हमने स्टार्ट किया था, इसके ऊपर सेंटर अभी कुछ दिनों से हमने इस पे शिक्षा को लेकर हमने काम चालू किया था। तो इसमें अभी हम जो शिक्षा के लिए, जिस लॉकडाउन के बीच में हमने कोई शिक्षा, पहले जो बच्चे जीवन से लेके अभी तक कोई शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे, नहीं वो स्कूल में जाते थे, नहीं किसी प्रकार की उनको शिक्षा मिल पा रही थी। लॉकडाउन को लेकर फिर भी हमने सेंटर घर घर जाके उनके मोहल्ले में एक सेंटर के तौर पर हमने उनको शिक्षा देने की कोशिश की है। और वहाँ पे हमने अभी कुछ दिनों से 6-7 महीने से हमने उन बच्चों को एक सेंटर को अलग से खोला था। जैसे बावरी बस्ती है गाड़िया लोहार समुदाय में से 1 महीने से अभी खोला है, गाड़िया लोहारों में से बावरी बस्ती में से 8-9 महीने से सेंटर चालू है। तो वहां पे जाकर हम एक उन जो शिक्षा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो पहली बात तो हमने उनके जो पेरेंट्स हैं उनको शिक्षा के बारे में हमने जानकारी दी है। तो यदि तुम्हें स्कूल में किसी भी प्रकार से तुम्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो हम आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम खुद आएंगे। आप कहीं बाहर नहीं जाने देते, स्कूल तक नहीं जाने देते, या किसी भी तौर पे आपको स्कूल में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से हम उनके घर पे जाकर एक सेंटर के तौर पर सभी मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं उनको हम एकत्रित करके वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। और हमारा यही कोशिश है कि वो इस तरह से बच्चों को जोड़ते जोड़ते उनको स्कूल के लेवल तक उनको आगे तक बढ़ा सकते हैं, ताकि वो आगे पढ़कर अपना शिक्षा आगे तक जीवन में वो चालू रखें। और उनको यही हम जानकारी देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राइट। मीरा, मैं भी किशोर के सवाल को थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी कि एक्चुअली भारत के अंदर और इवन शिक्षा का अगर हम इंस्टीट्यूशन देखें, शिक्षा को एक संस्था के रूप में देखें,
तो वो है ही काफी प्रिविलेज। मुझे मतलब हम बोल सकते हैं कि वो समाज के ऊपरी तह से आई है। तो कई बार हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा है, वो शिक्षा व्यवस्था से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली बात वहां पे आती है कि हमारे जो लैंग्वेजेस है, हमारी जो भाषाएं है, जो हमारी मातृभाषा है, उसका स्क्रिप्ट ही शिक्षा के व्यवस्था में नहीं है। हमारी पारधी भाषा हो, बंजारा हो, गाड़िया लोहार हो, हम जो भाषा घर में बोलते हैं, शिक्षा व्यवस्था में उन भाषाओं में नहीं पढ़ाती है। हम हमारी भाषा जब बोलते हैं तब शिक्षा व्यवस्था हमें प्रमाण भाषा सिखाती है, जिससे हम ज्यादा रूबरू नहीं हो पाते हैं। शिक्षा व्यवस्था जो कला कौशल्य और स्किल हमें देती है, वो थोड़े से हमें बाहर की दुनिया के लगते हैं, क्योंकि अंतर्गत घुमांतु समुदाय खुद इतना स्किल पूर्ण है, कौशल्य पूर्ण है कि वो कई मामले में, जैसे पारधी समुदाय शिकारी के मामले में पारंगत है, गाड़िया लोहार समुदाय जो है वो लोहे के बरखूबी हथियार बनाता है। तो शिक्षा व्यवस्था जो है, जिसे हम कहें कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो बहुत नेचुरल नहीं है, वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल भी है। जो पढ़ाना चाहती है वही वो पढ़ाती है। तो किशोर, आपके सवाल जब मैं सोच रही हूँ, और जिसके ऊपर हम कई बार मंथन भी करते हैं, कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही प्रस्तापित है, तो शिक्षा व्यवस्था को भी रिकमेंडेशंस देने पड़ेंगे, सूचना देनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट को लेकर देनी पड़ेगी, हमारे घुमंतु समुदाय के अलगपन को और विशेषताओं को ध्यान में रखकर देनी पड़ेगी। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था के भी कई सिलेबस के अंदर घुमंतु समुदाय को लुटेरे, डकैत, चोर, डाकू कहा जाता है। सोशियोलॉजी के कुछ बुक्स के अंदर भी ये लिखा गया है। तो इस तरह के जो क्रिमिनलाइज सिलेबस है, टेक्स्ट है, उसको हटाने के लिए भी शायद हमें एडवोकेसी करनी पड़ेगी। तो इन ब्रीफ, शिक्षा व्यवस्था का जो आइडिया है, मुझे लगता है कि वो हर समुदाय को ध्यान में रख के बना ही नहीं है, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रख के बना ही नहीं है। तो वहां तो हमारी एक तगड़ी लड़ाई है, जो मतलब वहां पे बहुत फाइट की जरूरत है। जी, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ दीपा जी। टेकिंग क्वेश्चन ऑफ किशोर जी, तो किशोर जी का जो दौर था, उनका जो बोलने का जो ये था कि शिक्षा के लिए एक्चुअली NT-DNT के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रहा है क्या नहीं है, और गवर्नमेंट अगर करता नहीं है या कोई लूज फेल है, क्या लिमिटेशन है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ऐसा उनका रोज था एक क्वेश्चन का। तो सर, गवर्नमेंट तो अभी अलग अलग आश्रम स्कूल ही है NT-DNT के लिए इस महाराष्ट्र में। लेकिन आप अगर देखते हैं तो एज पर कंसर्न विथ NT-DNT, तो ये तो सारे जितने भी सारे जो लोग हैं, उनमें के कम से कम अभी 90% लोग अभी भी नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो इनका जो इलिटरेसी की वजह से या उनके जो लाइवलीहुड चैलेंजेस है, लाइफ के चैलेंजेस है, उसकी वजह से ये जो चिल्ड्रन है वो एक इकोनॉमिक एसेट होता है। तो चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, तो उस कुछ बच्चे जो है बेगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या कुछ बच्चे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ द नट कम्युनिटीज और बांजीगर्स कम्युनिटी। तो अगर नट कम्युनिटी में अगर देखेंगे तो ये बच्चे जो रोप पे कसरत करते हुए, अपना तमाशा देखते हुए, पैदल चलते हुए नजर आते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ द पारधी कम्युनिटी, द चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व इन द हंटिंग। तो अलग अलग तितर पकड़ना, या अलग अलग लियोपार्ड, उसको बोलते हैं, छोटा लियोपार्ड रहता है, उनको पकड़ना, उनको सेल करना, या अलग अलग जो भी पेरेंट्स के जो भी ऑक्यूपेशन है उसमें मदद करना, इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ द घिसाड़ी गाड़िया लोहार कम्युनिटी। अगर इसमें अगर देखते हैं तो लोहे का जो भी कोयला लगता है, कोयला, तो कोयला के लिए लेके आना, पेरेंट्स को वो जो गुड्स बने हैं उनको सेल करने में मदद करना। तो ये जो नोमैडिक लाइफ उनका होने की वजह से इन बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में काफी सारी निराशा इन लोगों में इसमें है। और सेकंड, और हम अगर बोलते हैं कि इफ आश्रम स्कूल इज मॉडल स्कूल फॉर द NT-DNTs, अगर आश्रम स्कूल अगर मॉडल स्कूल NT-DNTs के लिए अगर हो, तो बच्चे वहां से क्यों भागते हैं, या बच्चे उधर शिक्षा पाने के लिए क्यों नहीं जाते? इसका भी एक्चुअली इसमें रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ का खाना,
वहाँ का एजुकेशन, लो क्वालिटी एजुकेशन, या वहाँ मिलने वाले गवर्नमेंट के जो सपोर्ट है दैट इज वेरी लिमिटेड सपोर्ट रहता है, या पेरेंट में से डिटैचमेंट होना, ये बच्चों को साइकोलॉजिकली पसंद नहीं रहता, वो पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं। ये सारे जो सोशो साइकोलॉजिकल इश्यूज है इनके साथ जुड़े हुए हैं। वन अनदर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू, जब दीपा जी मैडम और हमने डिस्कस किया तो जो अंबरनाथ की नाथपंथी डोगरी गोसाई कम्युनिटी एंड देन बंजारा कम्युनिटीज, देन ये नट बाजीगर कम्युनिटीज, देन एक मसाला बेचने वाली भी कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी, ऐसे 6-7 कम्युनिटीज जो है अमरनाथ के सर्कस ग्राउंड में कल्याण के तरफ, कल्याण अंबरनाथ की तरफ वो सर्कस ग्राउंड में अंबरनाथ के प्रॉपरली उधर रहते हैं और वो टेंट में रहते हैं। तब मैं एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बोल के ठाणे डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर बोल के काम कर रहा था। तब जाके मैंने वो बस्ती विजिट की, इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैंने सोचा। तो उधर जो प्रॉपर जो है आंगनवाड़ी या बालवाड़ी उसको बोलते हैं, क्रिचिस होम है, तो उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया। तो मैंने वहाँ के CDPO जो थे प्रताप पाटिल सर थे, उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने वो बालवाड़ी आंगनवाड़ी सैंक्शन की। अभी उस आंगनवाड़ी बालवाड़ी के तहत बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड एंड मिनिमम एजुकेशन का प्रावधान अभी उधर शुरू है। लेकिन ये प्रताप पाटिल जो है वो इज फ्रॉम द नोमैडिक ट्राइब हिमसेल्फ, तो इसलिए वो वर्कआउट हुआ। नहीं तो असल में ये जो लोग हैं उनका रहने का जो जगह है दैट इज कंसिडर एज इलीगल। तो इलीगल में बालवाड़ी आंगनवाड़ी के लिए सैंक्शन गवर्नमेंट से मिलता नहीं है, और जो जिधर भी जुगिया है उधर गवर्नमेंट के लोग काम करने के लिए ज्यादातर इंटरेस्टेड थे। ऐसे सारे चैलेंजेस इसमें आते रहते हैं। और टेक द एग्जांपल ऑफ द गर्ल्स एजुकेशन, तो गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में अगर देखते हैं तो 0.1% एजुकेशन की तादाद में इंटीडेंट के गर्ल्स एजुकेशन में आई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चाइल्ड मैरिज, देन ट्रेडिशनल उनका जो भी लाइफस्टाइल है उसके वजह से, उनके कल्चर के वजह से, जो भी उनकी जात पंचायत है या कास्ट पंचायत का जो इन्फ्लुएंस है, उनका रिस्ट्रिक्शन है, उसकी वजह से गर्ल्स एजुकेशन होता नहीं। अगर हुआ तो भी जो गर्ल्स है 10th तक ही हमेशा पढ़ पाती है या 7th तक ही पढ़ पाती है। और गर्ल्स और बॉयज के बारे में अगर देखते हैं तो हायर एजुकेशन में परसेंट -0.1 है। तो इतने सारे बच्चे हायर एजुकेशन में आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस एजुकेशन को लेके है, इनको कोई फेलोशिप नहीं है, इनको कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई एनजीओ के बारे में इनके एजुकेशन पे काम कोई एनजीओ कर नहीं रहा है, या प्रथम काम कर रहा था वो भी ब्रिक्स के जो भी काम करने वाले लेबर वर्क है उनके बच्चे उनके लिए प्रथम काम कर रही थी। लेकिन अभी ये अनुभूति छोड़ के कोई एनजीओ अभी मुझे तो नजर नहीं आती बच्चों के लिए कुछ काम करे एजुकेशन के लिए। थैंक यू कालिदास सर, थैंक यू। यस, सॉरी ऐसे बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा ओवर टाइम जा रहे हैं, लेकिन आपके अनुभव बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। मे बी हम और आने वाले दिनों में इस तरह के डिस्कशन और चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे और उसकी इनडेप्थ चर्चाएं होगी, तब जाके ये अनुभव और ब्रेकअप में और इनडेप्थ में हम जो है वो समझ पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मीरा, क्या हमें ट्रांसलेशन करना है? नहीं, अभी सॉरी टाइम बहुत है, इसलिए तस्वीर का पोएम करते हैं और फिर कोंगना थैंक्स बोलेगी। यस, मुझे भी लग रहा है हम थोड़े ओवर टाइम है। तो तस्वीर, हम सारे लोग एक्साइटेड है आपका पोएम सुनने के लिए। हम जी बिल्कुल करते हैं और आपको सुनने के लिए ध्यान यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और फिर हम अंत की ओर आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शुरू करूं? हाँ। यस तस्वीर। तो मेरी कविता का नाम है संघर्ष, स्ट्रगल। हाँ मैं संघर्ष हूँ, हाँ मैं संघर्ष हूँ। गरीबी में जन्म से जीवन भर लड़ने वाला संघर्ष। जेल में जन्मा हूँ, अपनों को पुलिस से पीटते देखा हूँ, माँ को चौराहों पर गाली खाते सुना हूँ। हाँ मैं संघर्ष हूँ।
भूख प्यास से लड़ते, बीमारियों से तड़पते देखा हूँ, दोस्तों को परेशान होते मरते पाया। फिर भी इस जिंदगी के मोड़ पर अकेला खड़ा हूँ, फिर भी जिंदगी के मोड़ पर अकेला खड़ा हूँ। हाँ मैं संघर्ष हूँ, संघर्ष मेरा नाम है, इस नाम से मेरा किस्सा। संघर्ष मेरा नाम है और इस नाम से मेरा किस्सा। ये मेरी कविता है। इस कविता को लिखने के लिए मतलब काफी कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए लिखा था, तो बस आपके साथ जिंदाबाद रखने की तस्वीर, कोशिश। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिंदाबाद जी, एक शुक्रिया आप मिरर, सभी को। आपके नाम की तरह एक आपकी कविता के अंदर एक तस्वीर, एक छवि सामने आती है जो बहुत ही कम शब्दों में घुमंतु समुदाय के अंदर होने वाले युवाओं के संघर्ष के बारे में जो है वो बात रखती है। क्या कंगना, मैं आपकी तरफ हैंड ओवर करूं और आप कार्यक्रम का जो है कंगना? जी जी। यस। तो आज के सत्र का संचालन किया मेरा दीपा जी ने। दीपा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों जो वक्ता के रूप में साथी बात रखी अपने, तो उन तीनों साथियों के NAPM युवा संवाद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसी तरह लड़ते रहे। हम भी आप लोगों के साथ हैं और देश की जनता भी आप लोगों के साथ है। और आज के सत्र को हम इसी टाइम में खत्म करना चाहूंगे। तो आने वाले जो सेशन है हर गुरुवार के शाम 6 बजे होते हैं। उस सेशन में भी आज के जो साथी है तो आप लोग सब जुड़ते रहे। तो फिर से दीपा जी और मीरा जी ने भी बहुत सुंदर से इंग्लिश की ट्रांसलेट किया, जो सब लोगों ने समझने के आसान हो गई। और तीनों वक्ता और फेसबुक के माध्यम से और जूम के माध्यम से भी जो साथी हमारे साथ आज जुड़े रहे, तो आप लोग सबको फिर से जिंदाबाद, जोहार। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। धन्यवाद। यस, जिंदाबाद। हम यहाँ रुकते हैं और आज का इस सत्र का यहाँ पे जो है वो अंत नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया शुरू होगी जिसको हम लगातार आने वाले दिनों में जो है वो चर्चा में लाएंगे। मीरा, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, बस समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत जोहार और जिंदाबाद सभी। आप जिंदाबाद सभी को जिंदाबाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया आप सभी साथियों को, दीपा दीदी, धन्यवाद सभी को। मीरा जी, आप सभी, कालिदास जी, शुक्रिया।